हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की इस क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे नेम्ड रिएक्शंस का वीडियो शूट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सारे स्टूडेंट को बहुत ही ध्यान से जो है चीजों को देखना है और कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है। जिनके पास भी नेम रिएक्शंस के नोट्स नहीं है वो नेम रिएक्शंस के लिए नोट्स भी यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे आज सबसे पहली जो रिएक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द होन्स-डीकर रिएक्शन। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली जो नेम रिएक्शन है दैट इज द होन्स-डीकर। होन्स-डीकर रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहली नेम रिएक्शंस है। तो सबसे पहले थोड़ा सा होन्स-डीकर रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि होन्स-डीकर रिएक्शन जो क्या होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, होन्स-डीकर रिएक्शन जो है वो बेसिकली हेलो एल्केन्स बनाने के लिए प्रिपेयर होती है। देखो, जैसे कि जब अभी आप हेलो एल्केन्स बनाने के लिए जाओगे तो हेलो एल्केन्स बनाने के लिए कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको हेलो एल्केन, जैसे कि हेलो एल्केन का फॉर्मूला आप जानते हैं, हेलो एल्केन का फॉर्मूला होता है RX होता है। ठीक है, तो अगर हेलो एल्केन्स में से अगर आपको स्पेशली हेलो ब्रोमो मतलब ब्रोमो एल्केन अगर आपको बनाने हो तो ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए जो रिएक्शन यहाँ पे यूज होती है उस रिएक्शंस को यहाँ पे कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं होन्स-डीकर रिएक्शंस। तो होन्स-डीकर रिएक्शंस कराने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी सिल्वर मेटल जो होती है, सिल्वर का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट यहाँ पे लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला जानते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH। ठीक है, अब इसका अगर आपको सिल्वर सॉल्ट चाहिए तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट मिलेगा। So this is what? This is also known as the silver alkanoid. इसे सिल्वर एल्केनोइड भी कहते हैं और RCOOAG इसका फॉर्मूला होता है। इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, ब्रोमीन से करानी है, क्योंकि आपको पता है ब्रोमो एल्केन बनाना है। और यहाँ पे ये रिएक्शन जो होती है वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, जो कि यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर क्या होता है कि ये जो CO2 मॉलिक्यूल है ये रिमूव हो जाता है और यहाँ से वन ब्रोमीन एटम यहाँ पे R के साथ अटैच्ड हो जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, RBr। RBr क्या है, ब्रोमो एल्केन है और यहाँ पे साइड कंपाउंड्स क्या रहेंगे, CO2 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, लाइक AgBr यहाँ पे साइड कंपाउंड रहेगा। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड यहाँ बन के आया दैट इज द ब्रोमो एल्केन। और ब्रोमो एल्केन का बनना ही यहाँ पे ये रिएक्शन जो कहलाती है होन्स-डीकर रिएक्शन कहलाती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की यहाँ बात करें तो एग्जांपल से यहाँ पे जैसे कि मान लो कि मुझे होन्स-डीकर रिएक्शन के बिहाफ पर इथाइल ब्रोमाइड बनाना है। ठीक है, तो इथाइल ब्रोमाइड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे CH3CH2 एंड यहाँ पे क्या ले लेंगे COO और यहाँ पे क्या हो गया Ag। तो सिल्वर का प्रोपेनोइट हमने ले लिया। इसकी रिएक्शन यहाँ पे किससे कराएंगे, Br2 यानी कि ब्रोमीन से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या होगा, आपको पता है कि ये जो अल्काइल ग्रुप जो होता है वो यहाँ से रिमूव होता है। जैसे कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप रिमूव हुआ था, वो एक ब्रोमीन एटम के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ब्रोमो एल्केन बनाएगा और उस ब्रोमो एल्केन का नाम क्या होगा, CH3CH2Br यानी कि इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा। और साइड कंपाउंड तो वही सेम रहेंगे यानी कि CO2 रहेगा और एक कंपाउंड कौन सा मिलेगा, HBr। ठीक है, तो अगर आपको जैसे मान लो कि अगर मान लो कि दूसरा एक सॉल्ट दे रखा है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये हमारी बेंजीन है एंड बेंजीन के बाद यहाँ पे आपका ये CH2 है एंड यहाँ पे COO और यहाँ पे Ag है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन भी यहाँ पे ब्रोमीन से करेंगे, तो ब्रोमीन से करेंगे किसकी प्रेजेंस में करेंगे, CCl4 की प्रेजेंस में करेंगे। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पे आपको इस तरह से ये बेंजीन और बेंजीन के बाद यहाँ पे ये जो कार्बन है बेंजाइल कार्बन है और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। तो यहाँ पे बेंजाइल ब्रोमाइड यहाँ मिलेगा और साइड कंपाउंड क्या रहेंगे, एक CO2 रहेगा और एक कौन सा रहेगा, AgBr। तो अब मेनली जो आपको फोकस करना है, जैसे कि मैंने कहा कि होन्स-डीकर रिएक्शन जो स्पेशली जो जानी जाती है वो किसके लिए जानी जाती है, वो ब्रोमो एल्केन्स बनाने के लिए जानी जाती है। ब्रोमो एल्केन्स किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। यहाँ पे ये जो R है वो किसी फॉर्मेट में हो सकती है, साइक्लिक चेन हो सकती है, नॉर्मल चेन हो सकती है एंड विद द बेंजीन रिंग चेन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। यहाँ पे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड तो लेते हैं, वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वो इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि ये जो सिल्वर का ये जो कंपाउंड जो यहाँ पे लिया हुआ है
वो इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेस सॉल्युबल होता है या फिर पार्शियली सॉल्युबल होता है, इस वजह से रिएक्शन का जो अमाउंट बनने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सॉल्वेंट का यूज सिर्फ इसलिए यहाँ पे करते हैं। सो दिस इज द होन्सेटी का रिएक्शन। अगर हम चाहें तो इस रिएक्शन से हेलोएरिन्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको यहाँ पे फिनाइल का यहाँ पे सिल्वर यहाँ पे लाइक डेरिवेटिव दे रखा है, C6H5COOAg यहाँ पे दिया गया है। एंड फिर से वही इसकी रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन से करते हो एंड इन प्रेजेंस ऑफ ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच इज नॉन पोलर इन नेचर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, Br वहां अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे मिलेगा इस तरह से, और प्लस करके यहाँ पे क्या होगा, साइड कंपाउंड CO2 एंड प्लस करके साइड कंपाउंड क्या होगा यहाँ पे AgBr। सो दिस इज बेसिकली होन्सेटी का रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट हमारी जो नेम्ड रिएक्शंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे ध्यान देते जाएं कि ये जो होन्सेटी का रिएक्शन है वो बेसिकली क्या बनाने के लिए यूज होती है, ब्रोमोएल्केन्स बनाने के लिए यूज होती है। और होन्सेटी का रिएक्शन जो है वो स्पेशली जो है वो आइडोएल्केन्स बनाने के लिए यूज होती है, आइडोएल्केन्स, ठीक है। तो एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि ये वाली जो रिएक्शन जो है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, इसे एक्चुअली हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो पहले से जो कंपाउंड दिया जाता है उसमें उसे हम क्या करते हैं, हैलाइड को सिर्फ एक्सचेंज करते हैं। सो यहाँ पे काफी सारे बच्चे अगर डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूं। आप यहाँ पे आइडोएल्केन बनाने वाले हैं, लेकिन आइडोएल्केन बनाने के लिए ना आपको जो रिएक्टेंट जो दिया जाएगा ना वो भी एक हेलोएल्केन ही होगा। तो डोंट टू बी कंफ्यूज, सिर्फ आपको आइडोएल्केन बनाना है, तो कंफ्यूजन में नहीं आना। यहाँ पे क्या होगा कि आपको सपोज यहाँ पे करके चलते हैं भाई आयोडीन, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे कम रिएक्टिविटी फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिविटी क्लोरीन की होती है, देन उससे ज्यादा रिएक्टिविटी ब्रोमीन की, और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, आयोडीन की। यानी कि आयोडीन अगर चाहे तो ब्रोमीन को क्लोरीन को क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो सपोज करके चलते हैं कि अगर आपको RCl दिया हुआ है, आप कहेंगे सर RCl दिया हुआ मतलब वो तो खुद से ही एक अपना हेलोएल्केन है। सो डोंट टू बी कंफ्यूज, हम RCl बनाने नहीं जा रहे, हम क्या बनाने जा रहे हैं, RI बनाने जा रहे हैं। RI क्या होता है, आइडोएल्केन होता है, तो आइडोएल्केन बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ RCl हो गया। अब RCl की रिएक्शन क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड से यहाँ पे कराएंगे, और ये रिएक्शन जो होगी ये फिर से एक बार जो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी। कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, यहाँ पे लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते थे, और यहाँ पे हमने एसीटोन ले लिया, एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो हेलोजन होता है, ये यहाँ पे जो हेलोजन एटम दिख रहा है, ये यहाँ पे आयोडीन से क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, और एक्सचेंज होकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा, RI यानी कि आइडोएल्केन बन जाएगा, और साइड कंपाउंड क्या बनेगा, NaCl बनेगा। सिमिलरली अगर मान लो कि अगर आपको RBr यहाँ पे दिया गया और RBr की रिएक्शन सेम मैनर में आप सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या होगा, फिर से एक बार यहाँ पे हेलोजन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, तो RI मिलेगा, और प्लस करके यहाँ पे क्या मिलेगा, NaBr। सो डोंट टू बी कंफ्यूज, यहाँ पे हम बनाने क्या जा रहे हैं, RI। तो हमारा फोकस जो होना चाहिए वो RI पे फोकस होना चाहिए। हम यहाँ क्या बना रहे हैं, RI। इसके लिए हमने RCl लिया, सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीटमेंट किया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। यहाँ पे CCl4 एसीटोन का सिर्फ एक ही यहाँ पे फंक्शन है, ये क्या कर रहे हैं कि अगर हम अल्काइल क्लोराइड को एसीटोन के साथ अगर एसीटोन में डाल के जब रिएक्शन कराएंगे तो एसीटोन क्या है, वो यहाँ पे लाइक पार्शियली सॉल्युबल होता है एसीटोन में, तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ जाता है, जिससे कि जब उसमें सोडियम आयोडाइड मिलाते हैं तो परफेक्टली वो उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, यानी कि रिएक्शन का जो अमाउंट होता है वो काफी अच्छा मिलता है, यानी कि RI जो मिलता है वो काफी अच्छी तरह से मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे से एसीटोन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एग्जाम्पल के लिए सपोज हमने यहाँ पे R की जगह क्या किया, R की जगह हमने इथाइल ग्रुप ले लिया, और यहाँ पे क्या लिया हमने Cl, ठीक है, इथाइल क्लोराइड ले लिया। इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कैसे कराएंगे, सोडियम आयोडाइड से कराएंगे, वही इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हैलाइड एक्सचेंज होगा, और हैलाइड एक्सचेंज होकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2I, और प्लस करके यहाँ पे NaCl, तो यहाँ पे इथाइल आयोडाइड आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली दो रिएक्शन हमने यहाँ पे करनी। हमने सीखा, हमने होन्सेटी का रिएक्शन पढ़ी। होन्सेटी का रिएक्शन हमने क्या पढ़ा, होन्सेटी का रिएक्शन से क्या बनाते हैं हम, ब्रोमोएल्केन्स बनाते हैं, ध्यान रखें आप लोग, ब्रोमोएल्केन्स बनाते हैं। एंड दूसरी रिएक्शन जो हमने पढ़ी दैट इज द फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं, जनरली हम आइडोएल्केन बनाते हैं। अब नंबर 3 जो रिएक्शंस यहाँ पे आएगी, नंबर 3 रिएक्शंस की बात करेंगे, दैट इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसे हम लोग बेटा कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। दिस इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन जो वो क्या करती है उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे।
स्वार्थ रिएक्शन नेक्स्ट हमारे पास नेम्ड रिएक्शंस है एंड काइंडली फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस रिएक्शन इज बेसिकली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन्स, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो फ्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए जनरली यूज होती है। तो अगर आपको फ्लोरोएल्केन्स बनाने हैं तो आप इस रिएक्शंस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे, वही सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बेटा हम लोग ना हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि नीचे वाली रिएक्शन जो थी वो यहाँ पे हैलाइड एक्सचेंज थी और ये वाली रिएक्शन जो होगी वो भी यहाँ पे हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन कहलाएगी। मींस क्या है कि यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई एक यहाँ पे हैलोएल्केन्स पहले से दे रखा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ बात करते हैं कि आपको यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड दे रखा है RCl, ठीक है। तो स्वार्थ रिएक्शन में आप इसकी रिएक्शन जो है चाहो तो यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड के साथ करा सकते हो, AgF के साथ। आप चाहो तो इसकी रिएक्शन जो है वो मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ करा सकते हो। मर्क्यूरस फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है Hg2F2। आप चाहो तो यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन आर्सेनिक फ्लोराइड से करा सकते हो, AsF3 के साथ करा सकते हो। और आप यहां पे चाहो तो अल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन एंटीमनी फ्लोराइड के साथ यहां पे करा सकते हो। तो तीनों ही केसेस में आप यहां पे रिएक्शन यहां पे करा सकते हो और करा करके हर बार क्या होगा, वही सेम यहां पे क्या होगा, हैलाइड एक्सचेंज होगा। और हैलाइड किसके द्वारा एक्सचेंज होगा, यहां पे फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन से यहां पे हैलाइड एक्सचेंज करेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, फ्लोरीन की जगह आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हैलाइड एक्सचेंज करके क्या मिलेगा, RF जो हम बनाने वाले हैं। RI किससे बनता है, हुंसटीकर से। RBr किससे बनता है, RI जो फिंकलस्टीन से बनता है। RBr किससे बनता है, हुंसटीकर रिएक्शन से। और RF किससे बनता है, स्वार्थ रिएक्शन से। और ये Cl यहाँ पे आ जाएगा तो साइड कंपाउंड यहाँ पे क्या रहेगा, AgF रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी से एक्सचेंज करेंगे, फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनेगा, RF बनेगा, अल्काइल फ्लोराइड। और साइड कंपाउंड यहाँ पे क्या रहेगा, Hg2 और यहाँ पे Cl2। बैलेंसिंग आप अपनी देख लेंगे। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा RF मिलेगा एंड प्लस करके यहाँ पे क्या रहेगा, Cl3 मिलेगा, आर्सेनिक क्लोराइड। यहाँ पे भी हैलाइड एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, RF बनेगा, अल्काइल क्लोराइड। और प्लस करके साइड कंपाउंड क्या रहेगा, SbCl3। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से जो है अल्काइल फ्लोराइड यहाँ पे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि R की जगह अगर हम यहाँ पे इथाइल ग्रुप लेते हैं तो CH3 CH2Cl ले लिया और इसकी रिएक्शन किससे कराई हमने, सिल्वर फ्लोराइड से। तो यहाँ पे क्या होगा, हैलाइड एक्सचेंज होगा और हैलाइड एक्सचेंज होकर क्या मिलेगा, CH3 CH2F यानी कि फ्लोरोबेंजीन मिलेगा एंड प्लस करके साइड कंपाउंड क्या मिलेगा, AgCl। तो हमने ओवरऑल यहाँ पे अभी तक 3 नेम्ड रिएक्शंस डिस्कस कर ली, फिंकलस्टीन, हुंसटीकर एंड स्वार्थ रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन के लिए चलते हैं जो कि हमारी है सैंडमेयर रिएक्शंस। तो हम यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि सैंडमेयर रिएक्शंस जो है वो क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शंस, तो अब तक आपने क्या किया, हैलोएल्केन्स बनाए। आई थिंक आप लोग नोट्स भी साथ साथ बनाते जा रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ यहाँ पे रिएक्शंस को नोट कर सकते हैं क्योंकि यही जो है वो एग्जाम में आने वाली है। तो ध्यान रखें कैसे यहाँ पे इसे यूज करते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है नंबर 4 है हमारे पास लाइक सैंडमेयर रिएक्शंस, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन जो है दैट इज अ सैंडमेयर रिएक्शंस। सैंडमेयर रिएक्शंस की बात करेंगे बच्चों तो ये जनरली जो है वो यहाँ पे लाइक हेलोएरीन्स बनाने के लिए यूज होता है। हेलोएरीन्स, Ar का मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग से है, C6H5 से, और X आप जानते हैं हेलोजन एटम होता है। तो यहाँ पे जनरली ये रिएक्शन जो यूज होती है दैट इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स अगर आपको बनाना है, जैसे कि क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो इस रिएक्शन से बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट जो होता है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कंपाउंड है। दिस इज द बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेकर के ये BDAC यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन जो हम यहाँ पे कराते हैं, लाइक हमें चाहिए Q+ सॉल्ट चाहिए और Q+ सॉल्ट कौन सा चाहिए, Q+ हैलाइड लेते हैं, मतलब CuX लेते हैं। और यहाँ पे लाइक किसकी प्रेजेंस में, HX की प्रेजेंस में यहाँ पे लेते हैं CuX। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये N ट्रिपल बॉन्ड N, तो N ट्रिपल बॉन्ड N तो यहाँ पे N2 के रूप में साइड कंपाउंड निकल जाता है। और ये वाला जो क्लोरीन है वो कॉपर के साथ मिलकर के यहाँ पे Q+ क्लोराइड का सॉल्ट बनाता है। और यहाँ पे ये जो हैलोजन जो होता है वो यहाँ पे बेंजीन से जुड़ करके यहाँ पे आपका हेलोएरीन्स यहाँ पे बना देता है। सो दिस इज योर हेलोएरीन्स एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन नोन एज द सैंडमेयर रिएक्शंस।
सपोज टू बी कि हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आपको बस चेंज क्या करना है, यहाँ पे X की जगह क्या लेके आना है, Cl, दोनों ही जगह यहाँ पे X की जगह Cl लेके आना है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने लिया N ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया बच्चों, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है इसको कभी मत भूलना, यहाँ पे ये N पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द बेंजीन रिंग। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि क्लोराइड बनाना है तो CuCl HCl यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, Cl वहां पे आ जाएगा और N2 यहां से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये Cl यहां पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे कंपाउंड क्या मिलेगा, यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा, ये क्या है, ये क्लोरोबेंजीन मिलेगा। और ये N2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे N2 आ गया, और ये वाला Cl कॉपर के साथ मिलकर के यहाँ पे CuCl बन जाएगा। अब आप ये मत देखना कि यार यहाँ पे भी CuCl है, यहाँ पे भी CuCl आ गया, वो तो रिएक्शन मैकेनिज्म और साइड कंपाउंड है, सो डोंट फोकस ऑन इट। आप इस चीज को, फॉर्मूले को ध्यान रखिए। अगर मान लो कि अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए वही सबसे पहले क्या चाहिए, BDAC चाहिए। तो हमने यहाँ पे बच्चों क्या लिया, BDAC ले लिया, और BDAC की रिएक्शन किससे करानी है, CuBr से, और यहाँ पे HCl, हाँ ठीक है HCl था, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, HBr, है ना। ये लेकर के यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन जो है वो फिनाइल ग्रुप से जुड़ जाएगा। फिनाइल क्या होता है, C6H5, मतलब बोलेंगे तो बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और साइड कंपाउंड क्या रहेंगे, एक तो N2 रहेगा और क्या रहेगा, CuCl। सो दिस इज द सैंडवेयर रिएक्शन। आई थिंक आपको यहाँ पे सैंडवेयर रिएक्शन समझ में आ गई। सैंडवेयर रिएक्शंस क्या होती है, तो सैंडवेयर रिएक्शन कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे हेलो एरेज बनाने के लिए यूज करते हैं। तो सैंडवेयर रिएक्शंस बन गया। तो अब तक हमारी 4 नेम रिएक्शंस हो चुकी हैं। आप लोग इस समय वीडियो को पॉज करके इनके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि यही एग्जाम में लिखनी है आप लोगों को। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन से यूज करने वाले हैं, वो 3 रिएक्शन लगभग एक जैसी हैं और बिल्कुल सिमिलर यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन है नंबर 5। रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग जो वो 11th क्लास से हो जाती है और 12th तक चलती ही रहती है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शंस की बात करेंगे तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, अगर हम क्या करेंगे कि हेलो एल्केन्स लें, हेलो एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है, RX होता है। उसकी रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ कराते हैं, सोडियम मेटल यानी कि Na, और वहां पे एक सॉल्वेंट भी यूज करना है, जैसे कि ईथर, कोई भी ईथर ले सकते हैं, जैसे कि डाइथाइल ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, तो आपको सिमेट्रिकल एल्केन्स वहां पे फॉर्म होते हैं। एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन, यानी कि जब भी आपको एल्केन बनाना हो, सिमेट्रिकल एल्केन, जैसे कि लाइक अगर हम उसको इस चेन को अगर बीच में से ब्रेक डाउन करें, तो दोनों साइड में आपको इक्वल लेंथ की या इक्वल नंबर ऑफ कार्बन का वहां पे एल्केन वहां पे मिलेगा। तो सिमेट्रिकल एल्केन बनाना हो तो वुड्स रिएक्शंस करते हैं। तो वुड्स रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें चाहिए हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या रहता है, RX रहता है। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम मेटल से। काइंड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हेलो एल्केन्स के 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक बार तो ले लिया, चाहो तो यहीं पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और या फिर थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए एक बार हमने यहाँ लिख लिया, तो ये RX और RX। ध्यान रखा जाए कि दोनों RX जो वो सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए, डिफरेंट नहीं हो सकते बच्चों, ध्यान रखें। और यहाँ पे जो रिएक्शन में एक सॉल्वेंट यहाँ पे प्रेजेंस में रखते हैं, दैट इज द ड्राई ईथर, है ना। और ड्राई ईथर के लिए आप यहाँ पे डाई इथाइल ईथर भी यूज कर सकते हैं, डाई इथाइल ईथर। तो इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 2 हैलोजन एटम जो आपको दिख रहे हैं, ये हैलोजन एटम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ले लिया, साइड कंपाउंड क्या निकलेगा, NaX। और ये दोनों जो R ग्रुप थे यानी कि एल्काइल ग्रुप जो थे, वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर क्या बना देते हैं, एल्केन। तो यहाँ पे बच्चों क्या बन के आ गया, एल्केन बन के आ गया, और 2 टाइम्स यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl। सो दिस इज बेसिकली वुड्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मुझे मान के चलो कि ब्यूटेन बनाना है, क्या बनाना है, N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन बनाना है। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे R की जगह क्या लेना चाहूंगा, इथाइल लेना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्केन लिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सोडियम मेटल ले ली, और आपको भी पता है कि इसे 2 टाइम्स दिया जाता है। तो ये जो ब्रोमीन होगी वो इस सोडियम मेटल के साथ यहाँ पे ट्रीट करेगी, और प्रेजेंस किसकी रहेगी, डाइथाइल ईथर की यहाँ प्रेजेंस रहेगी। दोनों सोडियम और ये दोनों ब्रोमीन मिलके क्या बनाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे NaCl नहीं NaX बनाओ, क्योंकि यहाँ पे आपने X लिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो हेलोजन एटम ऑफ Br है, सोडियम के साथ मिलके क्या बनाएगा, NaBr। NaBr क्या होता है, सोडियम ब्रोमाइड होता है। और ये जो इथाइल ग्रुप है वो दूसरे इथाइल ग्रुप के साथ वहां पे अटैच्ड होगा, तो CH3 CH2 देन CH2 एंड यहाँ पे CH3 यानी कि N ब्यूटेन बन जाएगा। तो N ब्यूटेन एक सिमेट्रिकल यहाँ पे एल्केन है। आप इधर जाओ, यहाँ पे 2 इक्वल नंबर ऑफ कार्बन की आपको चेन यहाँ मिलेगी, तो इसे सिमेट्रिकल एल्केन यहाँ पे कहते हैं। तो अब हम नंबर 6 की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन जो है दैट इज द फिटिंग रिएक्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, फिटिंग रिएक्शन जो होती है वो जनरली वुड्स रिएक्शन जैसी ही होती है। दोनों में फर्क क्या होता है, यहाँ पे हेलोएल्कीन लिया जाता था और यहाँ पे हम लेते हैं हेलोएरिन लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे हेलोएरिन ले लिया और यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा। सेम क्या होगा, इसकी रिएक्शन जो किससे कराएंगे, सोडियम मेटल से कराएंगे। इसको भी यहाँ पे 2 टाइम्स लेंगे, इसको भी यहाँ पे 2 टाइम्स लेंगे और प्रेजेंस जो रहेगी वो किसकी रहेगी, वही डाइइथाइल ईथर की। तो यहाँ पे इसके दोनों हाइड्रोजन एटम सोडियम के साथ मिलकर के क्या बनाएंगे, वो सोडियम हैलाइड बनाएंगे, यानी कि NaX बनाएंगे। और क्या होगा, यहाँ पे लिख दो माइनस के 2 टाइम्स ऑफ NaX यानी कि सोडियम हैलाइड। और यहाँ पे 2 बेंजीन की रिंग यहाँ पे बचेंगी और वो दोनों बेंजीन की रिंग आपस में यहाँ पे अटैच्ड हो जाएंगी अलोंग विद द सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे अटैच होकर के क्या बनाएंगी, यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। तो इस तरह से ये कंपाउंड मिलेगा, ये वाला। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम यहाँ पे कहते हैं डाइफिनाइल, ठीक है। तो फिटिंग रिएक्शन से क्या मिलता है बच्चों, डाइफिनाइल। ये डाइफिनाइल बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन जो आएगी दैट इज द वुड्स फिटिंग रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे वुड्स भी है और डैश यहाँ पे फिटिंग भी है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वुड्स को और फिटिंग को मिक्स करने वाले हैं। मीन्स टू से दैट, सर इसका मीन्स क्या है कि एक यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेते थे फिटिंग में हेलोएरिन के, और वुड्स में हेलोएल्केन के 2 मॉलिक्यूल्स लेते थे, यहाँ पे है ना 2 मॉलिक्यूल्स लेते। अब वुड्स फिटिंग में क्या करेंगे, 1 मॉलिक्यूल तो हेलोएरिन कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे सपोज करा कि हमने यहाँ पे हेलोएरिन ले लिया, तो ये हेलोएरिन किसका मॉलिक्यूल है, फिटिंग का है। और एक मॉलिक्यूल किसका लेना है, हेलोएल्केन का लेना है। हेलोएल्केन कौन क्या होता है, RX होता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, 2 टाइम्स ऑफ NaX से करानी है। और प्रेजेंस किसकी रहेगी, वही डाइइथाइल ईथर की रहेगी। तो यहाँ पे डाइइथाइल ईथर ले लिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन एटम है वो सोडियम के साथ क्या बनाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ NaX बनाएंगे, यानी कि सोडियम हैलाइड। और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे अराइल ग्रुप यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाएंगे और जुड़ करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, लाइक अल्काइल एरिन यहाँ पे बनाएंगे। दिस इज आल्सो नोन एज द अल्काइल एरिन, यहाँ पे अल्काइल एरिन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे टोलुइन बनाना होता, टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH3 होता है। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे C6H5 Br ले लेंगे, यहाँ पे CH3Br ले लेंगे और सोडियम के साथ ट्रीट करके यहाँ पे ट्रीट करने के बाद यहाँ पे आपको टोलुइन मिल जाएगा और यहाँ पे साइड कंपाउंड क्या निकलेगा, NaX मिलेगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द OMDM रिएक्शन। OMDM का मतलब होता है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शंस। So before discussing OMDM, we must know about the catalytical hydration of alkene, जो एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। तो ये आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें ये समझ आ जाएगा तो हम OMDM को और HBO जो नेम रिएक्शंस है उनको भी सीख लेंगे। तो पहले तो कैटालाइटिकल हाइड्रेशन सीखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको समझने के लिए बहुत ही सुटेबली हमने यहाँ पे एक एल्कीन ली हुई है और एल्कीन का एक ऐसा सुटेबल एग्जाम्पल लिया है जो आगे आने वाली 3 नेम्ड रिएक्शंस को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझा सकता है। तो यहाँ पे बेटो हमने ये एक एल्कीन यहाँ पे ली हुई है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली एल्कीन, है ना। अब इसका क्या कराना है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर के साथ ट्रीटमेंट होता है और यहाँ पे एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रेशन कराएंगे। और वो कैटालिस्ट हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, H2SO4 यहाँ पे कैटालिस्ट ले लिया है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये कैटालिस्ट क्या करेगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया हुआ है इसका क्या करेगा, आयनाइजेशन करेगा। और इस आयनाइजेशन से क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और क्या मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा। तो ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या करेगा, वाटर का आयनाइजेशन करेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे क्या है, एल्कीन है। और हमने यहाँ पे 11th से अब तक यहाँ पे सीखते आए कि एल्कीन कभी भी केमिकल प्रॉपर्टी अगर एल्कीन की पढ़ रहे हो तो एल्कीन जो है वो सबसे फेमस रिएक्शंस कौन सी देता है, एडिशन रिएक्शंस देता है, एडिशन रिएक्शंस, है ना। तो ये एडिशन होगा और एडिशन के लिए 2 रूल बहुत ही फेमस है। एक है सिटजैफ रूल है हमारे पास, सिटजैफ एलिमिनेशन के लिए, एक मार्कोनिकॉव रूल एडिशन है हमारे पास और एक है एंटी मार्कोनिकॉव रूल है। तो मार्कोनिकॉव रूल में क्या सिखाया जाता है कि अगर किसी एल्कीन के साथ किसी भी लाइक अटैकिंग रिएजेंट का अगर आप एडिशन करने वाले हैं तो अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो होता है, नेगेटिव पार्ट, राइट, वो उस कार्बन से अटैच होता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ये है मार्कोनिकॉव रूल का एडिशन। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान रखें कि हम उन्हीं कार्बन को फोकस करते हैं जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि जो एल्कीन है, ठीक है, हम उसी को फोकस करेंगे। तो अगर OH नेगेटिव की बात करेंगे और मार्कोनिकॉव एडिशन करना हो तो क्या होगा कि OH नेगेटिव यहाँ पे अटैच करेंगे, आपके अनुसार जो कंपाउंड मिलना चाहिए वो OH नेगेटिव यहाँ अटैच होगा।
डबल बॉन्ड हट जाएगा और H यहां आ जाएगा, तो ये कंपाउंड बनना चाहिए। लेकिन इसका जो बेसिकली जो कंपाउंड जो बनता है वो कंपाउंड ये नहीं बनता, यहाँ पे कंपाउंड कुछ अलग ही बनता है, मार्कोनी-कॉर्फ रूल से, और कंपाउंड कुछ इस तरह का होता है। यहाँ CH3 होता है, यहाँ पे CH3 होता है, और यहाँ पे OH होता है, और यहाँ पे बेटा आपका आ जाएगा CH एंड CH2 आ जाएगा, लाइक CH ओनली CH, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो ये वाला एल्कोहल यहाँ मिलता है, और ये एल्कोहल कौन सी डिग्री का एल्कोहल है? आई थिंक सो दैट ये 3 डिग्री का एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन चेन यहाँ पे इस कार्बन से अटैच्ड है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे फॉर्म होता है। अब ये 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे फॉर्म क्यों हुआ, तो इसी के लिए हमें यहाँ पे सीखना होगा, तो इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। तो क्या होगा कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे CH3 लिया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये यहाँ पे CH3 हो गया, और ये यहाँ पे CH3 हुआ, और यहाँ पे ये CH हो गया, और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया, CH2। तो यहाँ से कैटालिस्ट की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो कैटालिस्ट अगर आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये कैटालिस्ट की अगर हम बात करेंगे, तो ये कैटालिस्ट क्या करेगा, ये कैटालिस्ट हमें H+ आयन प्रोवाइड करेगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जैसे ये प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों में से जो रिएक्टिव कार्बन जो वो कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। टर्मिनल जो कार्बन जो होता है वो रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड जो दिख रहा है वो इस पाई बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके किसको दे देगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को दे देगा। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, इनके बीच में पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, वो पाई बॉन्ड पहले पहुंचा इस कार्बन के पास, और इस कार्बन जो लोन आया उसने इसको प्रोवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इस केस में क्या होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले कार्बन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे C, और ये यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और ये यहाँ पे CH3, और यहाँ पे ये CH आ गया। इस वाले कार्बन में क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास यहाँ पे क्या आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, कार्बोकैटायन है ना, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हुआ। लेकिन अगर इस कार्बोकैटायन की डिग्री अगर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन डिग्री कितनी, यहाँ पे 2 है। हुआ क्या है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और इसका पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे बना। अब हम जानते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, तो पहले तो ये देखते हैं कि वो कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। तो कार्बोकैटायन जो अभी ठीक ठाक स्टेबल है, 2 डिग्री स्टेबल है, अगर 1 डिग्री होता तो लेस स्टेबल होता, मतलब ये मतलब स्टेबल है। लेकिन हम एक चीज भी देखते हैं कि क्या कार्बोकैटायन इससे भी ज्यादा स्टेबल हो सकता था क्या, ये भी देखते हैं। तो अगर सपोज यहाँ पे क्या होगा कि कार्बोकैटायन अगर बनता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट के चांसेस बन जाते हैं। अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट के चांसेस बनते हैं, मींस टू से दैट कि वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। और लेकिन कब होगा कि अगर कार्बोकैटायन जितनी डिग्री का है अभी उससे भी ज्यादा अगर स्टेबल हो सकता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट होगा, और अन्यथा नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ दिख रहा है, अगर ये मिथाइल ग्रुप यहां से यहां शिफ्ट हो जाए तो कार्बोकैटायन यहां से यहां आ जाएगा, और यहां आने पर ये कैटायन जब यहां पे इस कार्बन पे आएगा, और ये कार्बन कितनी डिग्री का है, ये 3 डिग्री का कार्बन है, क्योंकि इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे आप देखोगे कि यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और रीअरेंजमेंट सिर्फ एक ही केस में होता है, कब होता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहां पे जो होने वाला है वो होने वाला है रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। तो यहां पे रीअरेंजमेंट बेटा होगा, है ना, रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बोकैटायन के लिए चला गया, तो इसे यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पे जो हुआ है वो मिथाइल शिफ्ट हुआ है। मतलब यहां पे जब कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हुआ तो मिथाइल शिफ्ट होने की वजह से हुआ। मिथाइल शिफ्ट होने की वजह से यहां पे जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, CH3 होगा, और यहां पे CH3 होगा, यहां पे कार्बोकैटायन हो गया, एंड यहां पे ये CH, इस CH के साथ यहां पे मिथाइल शिफ्ट होकर यहां पहुंच गया, और ये यहां पे CH3 है। अब क्या होगा कि अब यहां पे जो H2O है, अब इसकी बात आएगी। H2O क्या है, H2O एक वीक बेस होता है, और वीक बेस यानी कि लुईस बेस होता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो अब H2O क्या करेगा, अपने लोन को, कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको अपना लोन देगा। अगर ये इसको अपना लोन देगा तो कैटायन इसको ऑक्सीजन को मिल जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही कैटायन यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो गिब्स आउट के बाद यहाँ पे अब जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा,
CH3 एंड सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे कौन सा आएगा हमारे पास नेक्स्ट, ये CH3 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ बेटा बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन से अपनी एक बॉन्डिंग तोड़ देगा यहाँ पे और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो ये माइनस का H+ हमने बाहर निकाल दिया जो स्टार्टिंग में हमने लिया था, क्योंकि जब ये मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो उसमें जो चीज हम पहले से लेते हैं तो रिएक्शन फिनिश होने तक उसे वापस भी करते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ क्या बचेगा OH, H+ यहाँ से बाहर निकल गया तो गिब्स आउट के बाद यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ CH3 और यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या होगा CH और CH के साथ यहाँ पे ये CH3 है और यहाँ पे ये वाला आपका CH3 है, यानी कि ये वही कंपाउंड आ गया जो लिया गया था। तो हमने यहाँ पे क्या फोकस किया, हमने देखा कि यहाँ पे कैटालाइटिकल हाइड्रेशन कराता है। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे देखनी है कि ये डायरेक्ट एडिशन है किसका, वाटर का। वाटर का डायरेक्ट एडिशन हो रहा है, डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है, कहां जा रहा है, एल्कीन सिस्टम में, क्या करने के, जुड़ने के लिए। तो ये डायरेक्टली एडिशन है, पहली बात। कैटालाइटिकल हाइड्रेशन क्या है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ हाइड्रेशन है। सेकंड, यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। थर्ड, यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, तो ये हमारा कैटालाइटिकल हाइड्रेशन है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि है हमारे पास OMDM, यानी कि नंबर 8 पे हमारे पास रिएक्शन जो है वो है हमारी ऑक्सीमर्कुरेशन, है ना, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन है जिसे हम लोग जनरली OMDM कहते हैं। OMDM का मतलब है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन इसे कहा जाता है, ठीक है। तो अब ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, इसकी आप बेटा मैकेनिज्म नोट कर लेना, इसके नोट्स बना लेना वीडियो को पॉज करके। अब अगर OMDM होगी तो उसमें और कैटालाइटिकल हाइड्रेशन में क्या फर्क होगा वो देखिए जरा। तो अगर यहाँ पे OMDM रिएक्शन अगर हो रही है तो वहां पे क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाएंगी। OMDM जब भी रिएक्शन हो रही होगी तो वो देख के ही पहचान ली जाएगी। क्या पहचान ली जाएगी, सबसे पहले वहां पे मरकरी एसीटेट को एज अ रिएजेंट हमने यूज किया होगा, CH3COO का होल ट्वाइस Hg, यानी कि मरकरी एसीटेट होगा। और वहां पे एक सॉल्वेंट यूज होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन यानी कि THF, एंड यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल लेंगे यानी कि H2O, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट जो होता है, इस फर्स्ट पार्ट को कहते हैं मर्कुरेशन। पहले पार्ट में मर्कुरेशन होता है एंड सेकंड पार्ट में क्या होता है, डीमर्कुरेशन होता है। डीमर्कुरेशन में क्या होता है, एक हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं NaBH4, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं दैट इज द NaBH4, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्रेट यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे एल्केलाइन मीडियम में लेते हैं यानी कि OH नेगेटिव। तो इस तरह से यहाँ पे रिएक्शंस होती है। अब यहाँ पे अगर ये जो गिब्स आउट के ऊपर का जो मैंने मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये मैटर अगर आपको देखने को मिलता है तो क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शंस होती है। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है पहले मर्कुरेशन होता है, मरकरी का जो कंपाउंड है वो डायरेक्टली यहाँ पे एल्कीन सिस्टम में एंटर करता है। यहाँ पे वाटर का डायरेक्टली यहाँ पे एडिशन नहीं होता, यानी कि ये पहली बात इनडायरेक्ट हाइड्रेशन एल्कीन का, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली नहीं जाता यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन यहाँ पे होगा, मार्कोनिक ऑफ को बिल्कुल फॉलो करेगा, मतलब जो OH नेगेटिव जो पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे, एंड यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन भी नहीं बनेगा इंटरमीडिएट। तो और ये वाला जो पार्ट है वो डीमर्कुरेशन रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मतलब यहाँ पे कह दिया गया कि OMDM अगर हो रही है कैटालाइटिकल हाइड्रेशन में और OMDM में फर्क ये है कि OMDM में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, मतलब ये नहीं बनेगा। और अगर ये नहीं बना तो क्या होगा कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस खत्म हो गए। और जब रीअरेंजमेंट के चांसेस खत्म हो गए तो यहाँ पे जो H2O है उसका जो OH नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो इस वाले कार्बन से अटैच होगा और हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली जो कंपाउंड यहाँ पे जो बनेगा, अगर यहाँ पे OMDM अगर होती है तो कंपाउंड यहाँ पे जो बनेगा वो ये वाला जो लाइक पार्ट था कार्बन चेन का वो सेम यही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3, यानी कि यहाँ पे जो आपको 3 डिग्री का एल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हुआ था, दिस इज द 3 डिग्री एल्कोहल, और वहां पे कौन सा होगा 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा किससे बनेगा, OMDM से। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द OMDM रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है OMDM रिएक्शन है। अगर आपने गिब्स आउट के ऊपर ऐसा देख लिया कंफर्मली वहां पे OMDM होने वाली है, ठीक है। THF की बात करेंगे तो THF जो है एक यहाँ पे लाइक सॉल्वेंट है जिसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन कहते हैं, इस तरह की ये इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, क्या हो गया, OMDM। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो नेम रिएक्शंस है, नेक्स्ट नेम रिएक्शन है नंबर 9। उस रिएक्शंस का नाम है
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहां पे उसे कहते हैं, जिसे कहते हैं HBO रिएक्शन, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में और जो हमने अभी जो रिएक्शन जो पढ़ी हुई है उसमें और इसमें क्या फर्क होता है वो यहां देखेंगे। तो अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है तो यहां पे इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, एक हाइड्रोबोरेशन, यानी कि पहले बोरेशन होता है, बोरॉन का एक कंपाउंड होता है, उसके साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है और फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है और तब जाकर के उसका हाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसे कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे बोरॉन हाइड्राइड लिया जाएगा BH3 और एक सॉल्वेंट लेंगे जो अभी लिया था, क्या लेंगे, THF लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे वाटर लेंगे। तो ये हो गया आपका बोरेशन पार्ट हो गया। और फिर एक ऑक्सीडेशन पार्ट होगा। ऑक्सीडेटिव पार्ट में क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे और इन एल्केलाइन मीडियम। तो अगर यहाँ पे गिब्स आउट के ऊपर अगर ऐसा रीजन दिख रहा है कंफर्म, सर यहाँ पे क्या होगा, HBO होगा। अगर अभी वाले जो पार्ट लिखे थे अगर वो पार्ट मिलते हैं अगर आपको, तो गिब्स आउट के ऊपर देखिए क्या होगा, सर वहां पे OMDM होगा। अगर वाटर और H2SO ऊपर मिलता है तो वहां पे क्या होगा, सर कंफर्मली वहां पे कैटालाइटिकल हाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होता है, देखो सबसे पहले तो कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, और कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो इंटरमीडिएट मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे मार्कोनी कॉप एडिशन नहीं होता, यहाँ पे एंटी मार्कोनी कॉप एडिशन होता है। तो एंटी मार्कोनी कॉप एडिशन में क्या होगा कि H2O का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिसके पास क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, और हाइड्रोजन एटम जो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2, मतलब यहाँ पे ऑन रिजल्टिंग 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे फॉर्म होगा। तो आपने क्या देखा कि जब हमने कैटालाइटिकल हाइड्रेशन करवाया तो 3 डिग्री एल्कोहल बना, बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। OMDM कराया तो उससे क्या मिला आपको, 2 डिग्री एल्कोहल मिला। एंड जब आपने HBO कराया तो आपको क्या मिला, 1 डिग्री एल्कोहल मिला। OMDM और कैटालाइटिकल हाइड्रेशन दोनों मार्कोनी कॉप एडिशन को फॉलो करते हैं, और जो HBO जो है वो एंटी मार्कोनी कॉप एडिशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पेरोक्साइड आ गया। जब भी आपने सीखा होगा कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है कि एंटी मार्कोनी कॉप रूल फॉलो होता है, और एंटी मार्कोनी कॉप में क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है एडिटिव रिएजेंट का, वो उस कार्बन से अटैच्ड होता है जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द 3 रिएक्शंस विद द मैकेनिज्म। अब हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करें। अब हम डिस्कस करने वाले बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि मैं अगर कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है बोर्ड्स के लिए, क्योंकि हमेशा ही आती रही है। उस रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या एकेडमिक हो, उस एग्जाम में हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो हमेशा देखी जाती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म रिएक्शंस को सीखने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या अल्कोहल यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, तो आंसर आएगा यस। कौन कौन से वाले, पहले तो 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल जितने भी होंगे वो सारे यहां पे देंगे। एंड 2 डिग्री अल्कोहल भी यहां पे ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। और कौन से वाले 2 डिग्री अल्कोहल, वो वाले 2 डिग्री अल्कोहल जिनके पास ऐसा वाला ग्रुप होगा CH3CH और सिंगल बॉन्ड यहां पे OH। अगर यहां पे ये वाला ग्रुप यहां प्रेजेंट है तो डेफिनेटली यहां पे वो अल्कोहल यहां पे हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंटली हमने जाना कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, तो यहां पे अल्कोहल कौन से वाले, प्राइमरी सारे, और 2 डिग्री कौन से वाले जिनके पास मिथाइल कीटोनिक ग्रुप यहां पे होता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं लाइक एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करते हैं। तो एल्डिहाइड हो एंड कीटोन्स, या एल्डिहाइड या कीटोन्स की अगर हम बात करेंगे तो कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन्स देंगे, जिनके पास मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होता है। ये वाला मिथाइल कीटोनिक ग्रुप जो है, अगर ये वाला ग्रुप यहां अगर प्रेजेंट है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं और हेलोफॉर्म रिएक्शंस करते हैं। हम दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिया इथाइल अल्कोहल ले लिया। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH होता है, सभी जानते हैं। ये CH3CH2OH हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम CH3CH2OH को बात करेंगे तो क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो आप इसे इसकी तरह लिख लीजिए, समझ आ जाएगा आपको। तो क्या करेंगे, जो OH पार्ट था ना, इस OH पार्ट को हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, और इसका जो H था उस H को यहाँ लिख लिया। अब तो आपको समझ रहा होगा कि ये इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH, यानी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और हमने एक नीचे एग्जांपल और ले लिया है, जिसको कि कीटोन का एग्जांपल है CH3COCH3। तो ये कीटोन का एग्जांपल ले लिया है। तो ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे इथेनॉल है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे एसीटोन है ना। तो ये एल्डिहाइड, एक अल्कोहल ले लिया और एक हमने कीटोन ले लिया।
अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि NaOH के साथ, और एक यहाँ पे हेलोजन ले लेंगे, कोई भी हेलोजन यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेलोजन आपने ले लिया, X2 ले लिया, सपोज करा के X2 ले लिया, और ऐसे ही यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हेलोजन आपने ले लिया। तो क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना होगा हेलोफॉर्म, और हेलोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है, हेलोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHX3। CHX3 को हेलोफॉर्म कहता है। तो पहले यहाँ पे हेलोफॉर्म बनेगा बच्चों, तो यहाँ पे CHX3 हो गया यानी कि हेलोफॉर्म, और यहाँ पे भी CHX3 बनेगा यानी कि हेलोफॉर्म बनेगा। ठीक है, तो हेलोफॉर्म बन गया। हेलोफॉर्म बनना ही हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे? 2 कार्बन एटम थे, 2 में से 1 यहाँ यूज हो गया। अब 1 कार्बन का यहाँ पे कार्बोक्सिलेटाइन बनेगा। तो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलेटाइन कौन सा होता है? लाइक HCOO होता है, और यहाँ पे उसका सोडियम सॉल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक कार्बन बचा है, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट जो है वो HCOO होता है, और यहाँ पे 3 कार्बन थे, 1 2 3, तो 1 में 1 यहाँ यूज होगा तो 2 बचा। तो यहाँ पे 2 कार्बन का यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेटाइन। यहाँ पे HCOO है, यहाँ पे CH3COO है, और क्या बनेगा? और यहाँ पे सोडियम का हैलाइड बनेगा, यानी कि NaX यहाँ भी बनेगा, और प्लस यहाँ पे NaX यहाँ भी बनेगा, और प्लस करके H2O यहाँ पे भी बनेगा, और प्लस करके H2O यहाँ भी बनेगा। सो दिस इज बेसिकली बेटा लाइक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। सो ये बहुत तरीके से पूछी जाती है, अलग अलग तरह से पूछी जाती है, कुछ भी आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके दे रखा होगा, और यहाँ पे रिएक्शन पूछी जाएगी। अब मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूं, जैसे कि बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे जो X2 है ये किस तरह से बिहेव करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पे लाइक आयोडीन के साथ, मतलब जो X2 जो है वो इसके साथ जब ट्रीट करते हैं, तो ट्रीट करने के बाद यहाँ पे एक कंपाउंड तो यहाँ पे बनता है NaX, ये बनता है जो कि यहाँ पे साइड कंपाउंड आता है। ठीक है, और एक यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट बनता है NaOX, ये वाला कंपाउंड बनता है, और प्लस करके यहाँ बनता है H2O। तो सारी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म जो होती है वो इस वाले कंपाउंड की वजह से ट्रीट होती है। तो कई बार यहाँ पे ये देखा गया है कि जब भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दी जाती है तो ऐसे लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, समझ आ जाएगा कि एल्डिहाइड या जो कीटोन है या एल्कोहल जिसकी रिएक्शन NaOH और X2 से करा रहे हैं, और तो वहां पे हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी और CHX3 आ जाएगा, व्हाटएवर जो भी साइड कंपाउंड निकलने हैं वो आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी ये देखा गया, जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पे इथेनॉल दिया गया है ना, तो इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2H, कंफर्म है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, लेकिन इसके गिब्स आउट के ऊपर यहाँ पे ये नहीं दिया जाएगा। इन दोनों की जगह जो यहाँ पे रीजेंट जो होता है वो ये वाला रीजेंट दिया जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया NaOI, ऐसे करके दे रखा है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, डेफिनेटली हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। और हेलोफॉर्म में X की जगह आएगा हमारे पास आयोडीन, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा हेलोफॉर्म वो क्या बनेगा? CHI3, और ये क्या है बच्चों? ये यहाँ पे है आइडोफॉर्म है ना? क्या है बच्चों? ये आइडोफॉर्म। और साइड कंपाउंड क्या होगा? कितने कार्बन थे? 2 कार्बन थे ना, 2 में से एक तो यहाँ पे यूज हो गया, एक बचा, तो एक कार्बन का यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा HCOONA, और सोडियम, और प्लस करके यहाँ पे सोडियम आयोडाइड, और प्लस करके यहाँ पे क्या बनेगा? H2O, ये दोनों कंपाउंड। ठीक है, और अगर ऐसे ही मान लो कि यहाँ पे इसकी रिएक्शन यहाँ पे कीटोन से कराई गई होती है, CH3COCH3, तो यहाँ पे कीटोन ले लिया CH3COCH3 है ना, और कीटोन लेने के बाद इसकी रिएक्शन वही सोडियम आइडॉक्सी आयोडाइड से यहाँ पे सोडियम ऑक्सी आयोडाइड से कराएंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे Cl ले लो, थोड़ा सा अलग, यहाँ पे हेलोफॉर्म बना लो, Cl ले लिया, तो Cl लेने के बाद यहाँ पे जो हेलोफॉर्म बनेगा वो CHCl3 होगा, मतलब क्लोरोफॉर्म होगा। उसके बाद यहाँ पे कितने कार्बन थे हमारे पास? 3 कार्बन थे, CH3COCH3, एक यहाँ यूज हो गया, 2 बचेंगे, तो 2 बचेंगे, तो यहाँ पे जो साइड कंपाउंड होगा वो क्या होगा? CH3COONA होगा, और यहाँ पे साइड कंपाउंड क्या होंगे? NaI, और प्लस करके यहाँ पे क्या बनेगा? H2O। सो दिस इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन, जैसे मैंने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लेंगे और इसे कर लेंगे। इसके काफी जितने भी यहाँ पे टाइप्स हो सकते हैं उतने सारे टाइप्स यहाँ पे देखेंगे और वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसे नोट डाउन कर लेंगे, इसे इसकी मैकेनिज्म को, इसको, और जितने भी एग्जांपल यहाँ पे हो सकते हैं उन सबको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट नेम रिएक्शंस चलते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसे कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकेडमिक में भी देखी गई है, और वो कैसे यहाँ पे करेंगे वो देखते हैं। सो लाइक हमने यहाँ पे सपोज हमने क्या किया कि यहाँ पे जो नेम बेसिस हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है,
तो दिस इज द नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन, पिनाकोल, पिनाकोलोन, पिनाकोलोन। रीअरेंजमेंट भी कभी कभी इसे कह देते हैं रिएक्शन। तो बेसिकली एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन ही होती है। तो फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक डाइऑल ले लिया, डाइऑल, जिसमें यहाँ पे 2 बार हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, CH3, C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डाइऑल लिया हुआ है, दिस इज द डाइऑल। इस डाइऑल का नाम पूछा जाए तो डाइऑल का नाम बता दोगे आप लोग, क्या बताओगे? इसका नाम जो आईपीसी नेम करेंगे तो कितना होगा, लाइक 2,3 डाइमिथाइल, आईपीसी नेम करना 2,3 डाइमिथाइल एंड यहाँ पे ब्यूट आ जाएगा, ब्यूटेन लिख दो चाहो तो ब्यूटेन, एंड 2,3 डाइऑल, 2,3 डाइऑल, ये इसका आईपीसी नेम होता है। तो मतलब ये डाइऑल है। और जो डाइऑल यहाँ पे जो होता है, इसी डाइऑल को हम यहाँ पे कहते हैं बच्चों पिनाकोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिनाकोल। तो ये डाइऑल ले लिया। इस डाइऑल की रिएक्शन एक कैटालाइटिकल रीजेंट के साथ कराते हैं और वो कैटालाइटिकल रीजेंट है H2SO4, ठीक है। H2SO4 के साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट करने पर क्या होना चाहिए, लाइक वाटर का यहाँ पे रिमूवल होगा और यहाँ पे पिनाकोलोन यहाँ पे बनेगा। पिनाकोलोन जो है कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पे CH3 होगा एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3 एंड लाइक पिनाकोलोन यहाँ पे लाइक हमारे पास हो जाएगा C, लाइक ये CH3 यहां जाना चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा एंड यहाँ CH3 हट जाएगा एंड यहाँ पे C और यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे लाइक आपका OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक और CH3 आ जाएगा। ये वाला कंपाउंड यहाँ बनेगा। तो ये कंपाउंड जो बनता है बेसिकली ये कीटोन है। इस कीटोन की बात करेंगे तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल एंड 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटे 1 2 3 4 2 ब्यूटेनोन, मतलब बेसिकली ये कीटोन है और इसी कीटोन को हम यहाँ पे कहते हैं पिनाकोलोन, इसे कहा जाता है। तो ये पिनाकोलोन बन गया बेटा। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन का बनना ही पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाता है। अब ये रीअरेंजमेंट हुआ क्यों, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आया, वो यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए समझने के लिए यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म डिस्कस करी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना पिनाकोल लेंगे। और पिनाकोल क्या होता है, पिनाकोल इज बेसिकली अ डाइऑल, राइट। तो यहाँ पे हमने अपना पिनाकोल ले लिया। पिनाकोल क्या रहता है, पिनाकोल इज बेसिकली अ डाइऑल। तो हमने यहाँ पे एक अपना पिनाकोल लिया। पिनाकोल लेने के बाद ये H2SO4 है, H2SO4 से यहाँ पे क्या लेंगे, H+ साइन लेंगे और ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो एज अ क्या करेगा, यहाँ पे बेस काम करेगा। H+ साइन यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव भी यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा, लाइक यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे C और यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH है, यहाँ पे C एंड यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के अब 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं और साथ ही साथ पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पे साइड कंपाउंड क्या निकलेगा, साइड कंपाउंड यहाँ पे माइनस, यहाँ पे H2 होगा, वाटर निकलेगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब कि कार्बोकैटायन बन गया। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जब कार्बोकैटायन बन जाता है तो वहां पे सबसे पहली बात जो सोची जाती है वो सोची जाती है कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ डेफिनेटली रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है तो शिफ्टिंग भी होती है, ये बात तो कंफर्म है। तो मतलब पहली बात यहाँ पे कि रीअरेंजमेंट तो यहाँ पे होने वाला है और रीअरेंजमेंट होगा तो शिफ्टिंग होगी। मतलब ये कैटायन यहां से यहां आएगा, इसे हटाने के लिए यहां से यहां पहुंचाएंगे। तो अगर ये कैटायन इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन पे आएगा तो यहाँ पे जो भी ग्रुप है, ये वाला चाहे वो मिथाइल ग्रुप है और यहाँ मिथाइल ग्रुप है, इन दोनों में से किसी एक को वहां जाना पड़ेगा। अब किसको जाना पड़ेगा, अभी तो यहाँ पे दोनों ही एक जैसे ग्रुप है तो दोनों में से कोई भी यहाँ जा सकता है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंट ग्रुप होंगे तो वहां कैसे चेक करेंगे, अगर डिफरेंट ग्रुप होंगे तो वहां पे माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड चेक करते हैं। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का मतलब जिसका माइग्रेट होने का जो एप्टीट्यूड है यानी कि योग्यता, जिसकी स्थानांतरित होने की क्षमता ज्यादा होगी वो वहां पे शिफ्ट होगा। अगर वो डिफरेंट होगा तो ध्यान रखेंगे। तो अब वो कैसे पता करते हैं कि जो मोर बल्की पार्ट होता है, मोर बल्की पार्ट जो पहले वहां पे शिफ्ट हो जाता है। लाइक जैसे कि मान लो कि 3 डिग्री कोई यहाँ पे चेन है, उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, उससे कम यहाँ पे 2 डिग्री का, उससे कम यहाँ पे 1 डिग्री का और सबसे कम यहाँ पे मिथाइल का। और लेकिन हाइड्रोजन का जो होता है H का,
इसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन का जो एप्टीट्यूड है वो सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इस तरह से, यानी कि जो बल्की पार्ट होगा हाइड्रोजन का मैग्नेटिक एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा, उसके बाद यहाँ पे बल्कीनेस देखते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल शिफ्टिंग होगी, यानी कि रीएलिमेंट होगा, तो कंफर्म है कि यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल शिफ्टिंग होगी, CH3 यहां पहुंच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, यहां CH3 और यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां पे क्या चल रहा है, OH चल रहा है, ठीक है, यहां पे C और यहां पे ये CH3 आ गया, यहां पे ऑलरेडी CH3 था और एक CH3 शिफ्ट होके यहां पे आया। अब इस वाले कार्बन को पॉजिटिव को कैसे शिफ्ट करेंगे, कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, ऑक्सीजन का लोन ना, तो ये लोन यहां पे देगा, तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, यानी कि जो लोन देगा उसी के पास आएगा। भाई अगर किसी पे कर्जा है, अगर उसका कर्जा अगर हम देंगे तो कमी किसके पास होगी, कर्जा हमारे ऊपर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ बेसिक फंडा चलता है लाइफ का। मतलब मान लो कि अगर किसी के पास पैसों की कमी है और उसकी कमी को अगर हमने पैसे देकर के दूर किया, तो ऑब्वियसली कमी हमारे पास आने वाली है। इसके पास पॉजिटिव था, इसके लोन को हमने दिया, तो यहाँ पे कमी हमारे पास आ गई। फिर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने पास से हाइड्रोजन को यहाँ पे लॉस कर देगा, तो H प्लस साइन को बाहर निकाल दिया, ये प्लस और H बाहर निकल गए, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमें ये नहीं दिखा, यहाँ पे जब शेयर किया गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि आपने लोन को यहाँ शेयर किया था कार्बन को। तो अब H प्लस साइन यहाँ पे बाहर निकल गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ये आपका पिनाकोल आ गया है ना, पिनाकोलोन, सॉरी। तो पिनाकोलोन रीएलिमेंट कुछ इस तरह से चेक करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ कंपाउंडिंग रिंग है, लाइक यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3 है, ये यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे OH है, एंड यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ पे लाइक ये फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग, ठीक है, ये फिनाइल रिंग है, और यहाँ पे ये फिनाइल रिंग है, लेकिन साथ साथ इसके पास यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप भी है, यानी कि यहाँ पे CH3 भी है और यहाँ पे ये OH है ना। तो अब एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे जब H2SO4 के साथ जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहाँ तो ये यहाँ पे आपको पता है कि इस जगह ये एक OH ग्रुप हटेगा और यहाँ से हटेगा, मतलब वाटर का हाइड्रेशन होने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल निकलने पर यहाँ पे कीटोन ग्रुप आएगा, लेकिन कीटोन ग्रुप आने से इसमें से या इस वाले ग्रुप में से किसी एक को शिफ्ट होना पड़ेगा, जिसका माइग्रेटिंग ग्रुप एप्टीट्यूड, देखो यहाँ पे जब पिनाकोलन हुआ था तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकला था, और वाटर मॉलिक्यूल ये वाला होता है, शॉर्ट टेक ध्यान रखें कि ये H2 बाहर निकलता है, इसकी बैलेंसी कम होगी, CH3 को या इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनना है, या ये जाएगा या ये जाएगा, तो जो मोर बल्की पार्ट कौन सा वाला, ये वाला, ये शिफ्टिंग हो जाएगी, और शिफ्टिंग होकर के यहाँ पे क्या बनेगा, इस वाले कार्बन से सिर्फ ये वाला ग्रुप रह जाएगा, मतलब फिनाइल ग्रुप रह जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ये यहाँ पे फिनाइल ग्रुप बचा हुआ है, दिस इज द फिनाइल ग्रुप, राइट, ठीक है, ये यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, एंड दिस इज द कार्बन, और यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बन ग्रुप आ गया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C, इसी के साथ यहाँ पे CH3 था, और ये यहाँ पे CH3 है, और जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा जो शिफ्ट होकर के अभी यहाँ पे आया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला पिनाकोलोन यहाँ पे बनेगा। तो जिसका भी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा हो उसको वहां पे शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करके अपना पिनाकोलोन बना लेते हैं। सो दिस इज द पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बेसिकली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नेम बेसिस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ईथर से। अब नोट करना है इसकी मैकेनिज्म को आप लोग, जो कि ईथर चैप्टर से आई हुई है, और ईथर बनाने के लिए जो एक नेम बेसिस यूज होती है, उस नेम बेसिस को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस उसे कहा जाता है। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ेंगे, अगर आपको ईथर बनानी है तो ईथर बनाने के लिए उसे कैसे यूज करें। तो नेक्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन जो है वो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। विलियमसन ये काफी बार यहाँ पे कन्वर्जेंस में यूज होती है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, है ना। तो हमारे बच्चों को ये जानना होगा कि बेसिकली ये जो रिएक्शन है वो किसके लिए यूज होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि विलियमसन रिएक्शन जो है वो हमारे लिए ईथर बनाने के लिए यूज होती है, ROR- इस तरह के ईथर बनाने के लिए यूज होती है। और कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि लाइक सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे कोई भी एल्कोहल यहाँ पे ले लेते हैं, एल्कोहल जैसे कि हमने यहाँ पे ROH यहाँ पे ले लिया, और उसकी जो रिएक्शन जो हम यहाँ पे कराते हैं लाइक एल्काइल हैलाइड से कराते हैं, और एल्काइल हैलाइड से ट्रीटमेंट जब यहाँ पे कराते हैं, और लाइक कोई भी कैटालिस्ट जैसे कि यहाँ पे मान लो कि H+ आयन यहाँ पे कैटालिस्ट आपने ले लिया, तो इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा कि आपका ईथर फॉर्मेशन होगा, यानी कि ROR-, यहाँ पे ये ईथर इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे
लाइक यहाँ पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस नहीं लेंगे, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ प्रेजेंस लेते हैं, लाइक NaOH की प्रेजेंस लेते हैं, तो साइड कंपाउंड यहाँ पे निकलेगा आपका H2O, और यहाँ पे साइड कंपाउंड जो निकलेगा यहाँ पे क्या निकलेगा, सोडियम हैलाइड NaX निकलेगा, ठीक है। तो अल्कोहल हेलोएल्कीन की ट्रीटमेंट कराते हैं बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ईथर फॉर्मेशन होता है और सोडियम हैलाइड वहां पे फॉर्म होता है। मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो कि आपको डाई इथाइल ईथर बनाना है, तो डाई इथाइल ईथर बनाने के लिए पहले मैंने क्या किया, CH3CH2OH ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो ट्रीटमेंट जो हम कराएंगे, लाइक कैसे करेंगे, जैसे कि हमने मान लो कि यहाँ पे OH नेगेटिव ले लिया, हमने OH नेगेटिव लिया और यहाँ पे H पॉजिटिव, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के ट्रीटमेंट कराएंगे, तो इधर का H इधर का OH, यहाँ पे वाटर यहाँ पे निकलेगा, H2O यहाँ माइनस होगा और सोडियम मेटल वहां पे आ जाएगी, तो यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड यहाँ फॉर्म होगा या सोडियम इथोक्साइड यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। इतना बन जाने के बाद इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से कराते हैं, तो यहाँ पे डाई इथाइल ईथर बनाना है, तो वहां पे भी इथाइल चाहिए, तो इस वाले R की जगह भी आप इथाइल ग्रुप ले लीजिए, इथाइल ग्रुप यानी कि CH3CH2Br, है ना। ये Br और ये Na मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पे NaBr बनाएंगे यानी कि सोडियम ब्रोमाइड, और इथाइल ग्रुप यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे CH3CH2OCH2 और यहाँ पे CH3, दिस इज व्हाट, दिस इज द डाई इथाइल ईथर। तो ईथर बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस यूज होती है, जो कि काफी इजी है, ध्यान रखेंगे। अल्कोहल हेलोएल्कीन को एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। नेम रिएक्शन सीखने वाले हैं, उसको यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, तो रिएक्शंस का नाम है रोजनमुंड रिएक्शन। तो रोजनमुंड रिएक्शन जो है बेसिकली एल्डिहाइड्स बनाने के लिए यूज होती है, और इस मेथड से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे एसिड का क्लोराइड यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि RCOCl, आप चाहो तो यहाँ पे R की जगह CH3 लगा सकते हो, तो CH3COCl जिसका नाम एसिटिल क्लोराइड है। अब एसिटिल क्लोराइड लेने के बाद आप क्या करते हो, इसकी ट्रीटमेंट करते हो हाइड्रोजन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन गैस के साथ करते हो, और यहाँ पे एक कैटालिस्ट यूज होता है, दैट इज द लिंडलार कैटालिस्ट। और लिंडलार कैटालिस्ट क्या होता है, लाइक पैलेडियम को बेरियम सल्फेट के साथ यहाँ पे यूज करते हैं, और एक सॉल्वेंट भी लेते हैं, दैट इज द क्विनोलाइन। क्विनोलाइन यहाँ पे सॉल्वेंट रहता है, सेम यहाँ पे करेंगे PDBSO4 और क्विनोलाइन, और यहाँ पे ऑन रिजल्टिंग आपको यहाँ पे मिलता है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है RCHO और प्लस करके यहाँ पे HCl। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है, तो एल्डिहाइड बनाने के लिए आप यहाँ पे रोजनमुंड रिएक्शन को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपना लाइक एल्डिहाइड यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नेम रिएक्शन है, दैट इज द स्टीफन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये स्टीफन रिएक्शंस की यहाँ पे बात करते हैं, स्टीफन रिएक्शंस, स्टीफन रिएक्शंस। तो स्टीफन भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, तो स्टीफन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बार एसिड क्लोराइड ना दे करके आपको एल्काइल नाइट्राइल दिया जाता है, RCN, जैसे कि R की जगह CH3 लेते हैं, तो CH3CN आपको यहाँ पे गिवन होगा, CH3CN। और इसकी रिएक्शन इस बार हम किससे करते हैं, थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि SN और प्लस HCl के साथ इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, SN प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होने के बाद यहाँ पे एक इंटरमीडिएट मिलता है RCH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH, और यहाँ पे क्या मिलेगा CH3, और यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड यहाँ पे NH। ये कंपाउंड बनने के बाद इसका हम क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ पे H3O प्लस ले लिया और यहाँ पे भी H3O प्लस ले लिया। लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आपका एल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, यानी कि RCHO यहाँ फॉर्म हो जाएगा, R और यहाँ पे CHO, RCHO यहाँ फॉर्म हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे साइड कंपाउंड क्या निकलेगा, NH3, और यहाँ पे एल्डिहाइड के रूप में क्या मिलेगा, CH3CHO यहाँ मिलेगा, और प्लस करके यहाँ पे साइड कंपाउंड क्या होगा, CH3। इसके बाद जैसे नेक्स्ट हम नेम रिएक्शन सीखेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन का नाम वाकर प्रोसेस। तो वाकर प्रोसेस जो है, दैट इज आल्सो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो यहाँ पे वाकर प्रोसेस हम यहाँ लेने वाले हैं, वाकर प्रोसेस। तो ये भी एक एल्डिहाइड बनाने का ही प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जनरली हम एक एल्किन ले लेंगे और उसकी रिएक्शन पैलेडियम क्लोराइड के साथ करेंगे। जैसे कि हमने एक एल्किन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम यहाँ पे पैलेडियम के साथ यहाँ पे करेंगे। पैलेडियम का क्लोराइड लेते हैं, PdCl2 ले लेते हैं और हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे करेंगे H2O, और ये रिएक्शन जो होगी वो क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में होगी, CuCl2 की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ बेसिकली आपको जो कंपाउंड मिलने वाला है
वो एक एल्डिहाइड मिलेगा, तो CH3 यहाँ पे CHO यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे पैलेडियम मेटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे पैलेडियम आ जाएगा, और प्लस करके यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ HCl यहाँ पे मिलेगा। तो आपने देखा कि ये 3 नेम रिएक्शंस 1 बाय 1 जो है वो तीनों ही नेम रिएक्शंस से और एल्डिहाइड बनाने के लिए फॉर्म होती है। यहाँ पे एसिड क्लोराइड लेते हैं, यहाँ पे अल्काइल नाइट्राइल और यहाँ पे एल्कीन, और इन तीनों से ही सेम टाइप का कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो दीज आर द आल्सो नेम रिएक्शंस। अब हम नेक्स्ट नेम रिएक्शंस सीखेंगे। जैसे कि बेटा अभी आपने एल्डिहाइड बनाने के लिए 3 नेम रिएक्शन सीखी थी, जैसे कि हमने सीखा था लाइक स्टीफन रिएक्शन सीखी थी, रोदेनबर्ग रिएक्शन सीखी थी और वाकर प्रोसेस। उन तीनों रिएक्शन से क्या बनाते हैं, जो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट 3 नेम रिएक्शंस हैं, जिसमें से इटार्ड रिएक्शन तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। और इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे टोलुइन लेते हैं। टोलुइन का फॉर्मूला C6H5CH3 होता है। उसकी ट्रीटमेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हैं, CrO2Cl2, जैसे क्रोमाइल क्लोराइड भी कहते हैं। और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे CH2 और CCl4, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों को लेकर के एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो आपको बेंजाल्डिहाइड फॉर्म होता है। एंड दिस इज द 100% मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। फिर कराते हैं गाटरमैन रिएक्शंस। गाटरमैन रिएक्शंस में क्या करेंगे, बेंजीन लेकर के HCN और HCl के मिक्सचर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो आपको बेंजाल्डिहाइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, HCN HCl की जगह हम यहाँ पे COHCl लेते हैं और यहाँ पे AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो आपको यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। तो ये तीनों ही रिएक्शन जो हैं, इटार्ड, गाटरमैन रिएक्शंस और गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन, तीनों ही नेम रिएक्शंस हैं जो कि बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए यूज की जाती हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नेम रिएक्शन। डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट नेम रिएक्शन, दैट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। दैट इज आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, है ना। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, पहली होती है नंबर 1 जो होती है, दैट इज द अल्काइलेशन, है ना। 2 तरह की रिएक्शन होती है, पहली होती है अल्काइलेशन और दूसरी होती है असाइलेशन। तो अल्काइलेशन और असाइलेशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं वो देखेंगे। सिंपली क्या करना होता है, अगर हम FC अल्काइलेशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा, बेंजीन रिंग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बेंजीन रिंग लेने के बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RX होता है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन जो होगी दैट इज द टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड के साथ कराने पर यहाँ पे आपको अल्काइल बेंजीन यहाँ फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, अल्काइल बेंजीन, और अल्काइल बेंजीन यहाँ फॉर्म होता है और प्लस करके यहाँ पे HX फॉर्म होगा। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन यहाँ पे कहलाती है। और दूसरी यहाँ पे कहलाती है असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन यानी कि फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन कहलाती है। और यहाँ पे क्या करते हैं, बेंजीन रिंग लेते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग लेने के बाद इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं। और एसिड क्लोराइड का अगर एग्जांपल लिया जाए तो एसिटिल क्लोराइड, मतलब ये कंपाउंड जो यहाँ पे लिया हुआ है दैट इज द एसिटिल क्लोराइड। तो यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड लिया। अगर आप चाहो कि बेंजीन की जो रिएक्शन है वो एसिटिल क्लोराइड से ना करके एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी इसकी रिएक्शन कर सकते हो। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, दोनों में से किसी के साथ भी यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हो। दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। अब क्या होगा कि दोनों ही केसेस में क्या होता है, ये रिएक्शन जो है अल्काइलेशन की तरह ही एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पे ये होती है। एंड यहाँ पे मिथाइल कीटोनिक ग्रुप के बाद जो ये जो पार्ट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और यहाँ पे बेंजीन का जो एक हाइड्रोजन है, इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा Cl, तो उसके साथ क्या बनाएगा HCl। इसका रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, CH3COO। तो यहाँ पे साइड कंपाउंड क्या निकलेगा, CH3COOH। और मिथाइल कीटोनिक ग्रुप वहां पे अटैच्ड हो जाता है। तो मिथाइल कीटोनिक ग्रुप अटैच्ड होने से यहाँ पे जो कंपाउंड मिलता है उस कंपाउंड को कहते हैं एनिसोल, है ना। ये कंपाउंड जो यहाँ फॉर्म होता है, इस कंपाउंड का यहाँ पे नाम होता है एनिसोल। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे आपको एनिसोल यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। दिस इज द एनिसोल। तो दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। 2 तरह की होती है, अल्काइलेशन, असाइलेशन। आपके एग्जाम में असाइलेशन आपसे पूछी जाएगी, लेकिन अल्काइलेशन भी कन्वर्जन में कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे हो गई।
अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई एग्जाम जाता है जिसमें कोई ये रिएक्शन आती नहीं है, दैट इज द एल्डोल रिएक्शन, है ना। क्या होता है एल्डोल रिएक्शन, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि एल्डोल रिएक्शन जो क्या होती है। तो टॉपिक स्टार्ट किया गया एल्डोल, है ना। एल्डोल रिएक्शन यहाँ पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको पहले से यहाँ पे बता रहा हूँ। एल्डोल रिएक्शन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एल्डोल रिएक्शन को जनरली कंडेंसेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन, है ना। सबसे पहली बात कि एल्डोल कौन देता है, तो एल्डोल में यहां पे कह सकता हूं कि लाइक एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब या तो कोई एल्डिहाइड हो और या फिर यहां पे कीटोन हो, कंटेनिंग, जिनके पास होता है, क्या होता है, कंटेनिंग अल्फा एच, जिनके पास अल्फा एच होता है, गिव्स यानी कि देते हैं, क्या देते हैं, वो देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां पे सबसे पहली बात यहां पे जो जाननी है वो ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देता है, जिनके पास अल्फा एच होता है, ठीक है। अब ये जो है वो तीन तरह का होता है। पहला यहाँ पे होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन यानी कि सेल्फ एसी। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पे एक ऐसा एल्डिहाइड लेंगे या ऐसा कीटोन लेंगे जिसके पास अल्फा एच होगा। अल्फा एच क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के बाद में जो कार्बन जो होता है उसके जो हाइड्रोजन जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एल्डिहाइड लिया, एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, है ना, एसिटाल्डिहाइड CH3 और यहाँ पे CHO, ठीक है, CH3 CHO लिया बेटा, ये एसिटाल्डिहाइड है। और जब भी लेना हो क्योंकि सेल्फ कर रहे हैं, तो सेल्फ के केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपको इसे दो बार लेना होगा, तो ये यहाँ पे हो गया सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो दोनों लेंगे, अब दोनों लेने के बाद इसकी रिएक्शन जो है वो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में कराते हैं। डाइल्यूट बेस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हो सकता है। अब जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो ध्यान रखना है, देखो जैसे कि आपको पता है ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ना। अब फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन है वो क्या है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो जब भी आप सेल्फ कर रहे हो या क्रॉस कर रहे हो तो एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल का तो अल्फा एच ध्यान रखो और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोनिल ग्रुप ध्यान रखो। ये बात ध्यान रखनी है, पहले मॉलिक्यूल का कार्बोनिल और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या ध्यान रखना है, अल्फा एच। तो जब भी इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शंस होती है तो क्या होता है कि जो अल्फा एच है ये मूव होकर के कहां पहुंच जाता है, कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे पहुंच जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है ये ब्रेक हो जाता है और इस पाई बॉन्ड के साथ यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो यहाँ जुड़ जाता है। तो अब देखो आगे क्या बनेगा, यहाँ पे होगा बेटा CH3, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे C। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, अल्फा एच। तो ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे अल्फा एच आ जाता है, इसके पास अपना एच खुद का यहाँ पे है ही, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका CH2 हो गया, और यहाँ पे उसके बाद क्या है CHO। तो CHO ग्रुप को इस बार इस तरह से लिख लिया। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन चाहो तो यहाँ पे इस तरह से ऊपर निकाल के दिखा सकते हो। तो ये यहाँ पे जो कंपाउंड बन के आता है इस कंपाउंड को यहाँ पे क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। एल्डोल बनने के बाद जब आपने यहाँ पे से हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसकी भी एक बैलेंसी कम हो जाएगी, इसकी भी एक बैलेंसी कम हो जाएगी, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस इज बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड बन गया है दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। तो दिस इज द एल्डोल रिएक्शन। अब यहाँ पे आपने देखा कि एल्डोल कंडेंसेशन जो आपने किया, देखो क्या करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक का कार्बोनिल, दूसरे का क्या करेंगे अल्फा एच को पहुंचाएंगे कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे, और रिमेनिंग बॉन्ड से रिमेनिंग पार्ट को यहां जोड़ देंगे, फिर गर्म कर देंगे और वहां पे वाटर का कंडेंसेशन मतलब मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और वहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि बीटा यहाँ पे एल्कीन है, मतलब बीटा यहाँ बीटा पोजीशन पे अल्फा बीटा पे यहाँ पे एल्कीन हो जाएगा और वहां पे एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये वाला जो यहाँ पे कंडेंसेशन है जैसे एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे कहते हैं। नंबर 2 यहाँ पे सेल्फ के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा, हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल
एक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बोनिल होना चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, अल्फा H होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि यहाँ पे ले लिया CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लिया CH3 एंड लाइक CH2 एंड यहाँ पे CHO, इस तरह से ले लिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एल्डिहाइड है वो 3 कार्बन वाला है, ये जो एल्डिहाइड है वो 2 कार्बन वाला है। तो अब ये क्रॉस हो रहा है क्योंकि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, यहाँ दोनों मॉलिक्यूल सेम थे तो सेम हो गया, ये क्रॉस वाला है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने फोकस करने के लिए क्या बताया था, पहले मॉलिक्यूल का कार्बोनिल और दूसरे का यहाँ पे अल्फा H। लेकिन उससे पहले ध्यान रखो कि ये जो मॉलिक्यूल है ना वो इसके साथ तो ट्रीट करेगा, लेकिन अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी तो ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो होंगे ना वो एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। तो कैसे बनेंगे वो देखते हैं। पहला हम क्या करते हैं, इसको फॉरगेट करते हैं, इसको भूल जाते हैं। दूसरा मतलब इसी को फोकस करते हैं, इसको भूल जाते हैं, इसी को करते हैं। और ये मॉलिक्यूल आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल जब पहले था तो ये अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करता है और ट्रीट करके ये एल्डोल करके ये वाला कंपाउंड यहाँ पे बना लेता है। तो यहाँ पे पहला जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये मॉलिक्यूल लिया, अब इसी के जैसे दूसरा सपोज करना पड़ेगा, इसी के जैसे दूसरा सपोज किया। तो सपोज करने केस में क्या होगा, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है तो इसका अल्फा H यहाँ कार्बन के ऑक्सीजन पर जाएगा। तो हमने पहले इसी को लिखा, हम इसी को देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या हो गया, CH हो गया, ठीक है। ये कार्बन का ऑक्सीजन है, कार्बोनिल का ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, अल्फा H मिलेगा। तो अल्फा H मिलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाता है, OH बन जाता है। फिर इसी का रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे CH2, क्योंकि इसे 2 बार लेना है, CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, CHO। और जब इसको यहाँ पे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस यहाँ पे H2 हो जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO। तो ये हो गया क्रॉस। अब क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को लेते हैं और इसी की जैसे दूसरा इमेजिन करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले इसको लेंगे, यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा, ये एक पहला कंपाउंड ये बन के आ गया, ठीक है। सेकंड कंपाउंड यहाँ बना रहे हैं, सेकंड पहले यहाँ पे ये लिखेंगे CH3 और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH2 और फिर यहाँ पे ये कार्बोनिल को इसी जैसे दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे सपोज करेंगे, इमेजिन करेंगे। और ये अल्फा H है तो अल्फा H यहाँ आ जाएगा, तो कार्बोनिल की ऑक्सीजन पे अल्फा H आ गया, ठीक है। और फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा अल्फा पोजीशन से यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, CH आ जाएगा। और इस CH के पास क्या क्या है, एक CH के पास यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और एक यहाँ पे क्या चल रहा है, CH3। फिर इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होगा, तो यहाँ पे H2 हो जाएगा। और H2 हो जाने के बाद यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे CH एंड यहाँ पे CH3, यहाँ पे S तो चला गया ना क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया। और यहाँ पे आपका ये वाला ग्रुप आ जाएगा CHO, एक कंपाउंड ये मिलेगा। अब इन दोनों का क्रॉस करो, क्योंकि ये भी सेम हो गया, ये भी सेल्फ हो गया, ये भी सेल्फ हो गया। अब तीसरा इनका क्रॉस करो, क्रॉस करने पर इसका ले लो भाई, इसका ले लो, कार्बोनिल ले लो, मतलब इसका कार्बोनिल ग्रुप लेंगे तो इसका अल्फा H यहाँ पे आ जाएगा, तो अल्फा H आने से यहाँ OH हो जाएगा और इसके पास अपना H है ये। यहाँ रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे बचेगा CH बचेगा। और इस CH के साथ कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो ये वाला CH3 और एक कौन सा ग्रुप है, CHO। फिर इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, यानी कि वाटर का यहाँ से रिमूवल होगा। और यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा वो CH3 और यहाँ पे CH, यहाँ डबल वन फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO। एक ये कंपाउंड बनेगा। और दूसरा कंपाउंड यहाँ पे लेंगे, लाइक ध्यान देंगे CH3 CH, ये CH, ये CH2 और बेटा ये CH2, हाँ ठीक है, 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ पे चौथा कंपाउंड लेंगे, चौथे में क्या होगा कि अब हम इसका कार्बोनिल ले रहे हैं, पहले हमने इसका कार्बोनिल और इसका अल्फा H लिया, लेकिन इसके बाद इस बार इसका कार्बोनिल और इसका अल्फा H लेंगे। तो इसका कार्बोनिल लिया हमने, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C और यहाँ पे कार्बोनिल पे इसका अल्फा H आ जाएगा, तो इसका अल्फा H आने पर यहाँ पे OH आ जाएगा और इसके पास यहाँ पे H है ये। अब रिमेनिंग पार्ट उड़ेगा, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या है, CH2 है एंड यहाँ पे CHO है। इसको गर्म कर देंगे, गर्म करने पर क्या होगा, यहाँ से OH यहाँ से H, तो यहाँ पे H2 यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे CH और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CHO। तो इस तरह के यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मिलेंगे जिसमें 2 सेल्फ होंगे और 2 क्रॉस होंगे। ये वाला जो है ये कैसा है, ये क्रॉस है,
ये क्रॉस है, ये सेल्फ है और ये यहाँ पे सेल्फ है। इस सेल्फ में कितने कार्बन थे? 4, 1 2 3 4। इस क्रॉस में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 कार्बन का यहाँ पे मिला हमें। और इस सेल्फ में कितने? यहाँ पे फिर से 4 है और इसमें कितने? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 मिलेंगे। तो 2 4 कार्बन के क्रॉस एल्डोल, 2 5 कार्बन के एल्डोल मिले यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारे पास सेल्फ है और ये क्रॉस है। उसके बाद तीसरा टाइप जो होता है एल्डोल कंडेंसेशन का, दैट इज द इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सिंपल होता है। एक ऐसा यहां पे एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, सॉरी ये नहीं लेंगे यहां पे, ये मॉलिक्यूल्स नहीं लेंगे यहां पे। लाइक हमें एक ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसके पास दोनों के पास अल्फा एच भी और एक कार्बन ग्रुप भी हो, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया लाइक ये CH3 है, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे हमारे पास लाइक C एंड डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डाइल्यूट बेस की यहाँ पे प्रेजेंस ले लो, है ना, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस। तो क्या होगा, यहाँ पे फोकस करेंगे, इसका ले लो कार्बोनेट और इसका ले लो अल्फा एच। यहाँ पे एक CH2 और बढ़ा लीजिए आप लोग, यहाँ पे एक CH2 और बढ़ा लीजिए, तो यहाँ पे CH2 देन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे प्रेजेंस हमने ली डाइल्यूट बेस की, यहाँ पे प्रेजेंस ली। तो क्या होगा, इसका कार्बन और इसका अल्फा एच। तो आप ये कहोगे सर अल्फा एच ये वाला है, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में तो अल्फा एच ये वाला है, लेकिन इससे जो रिंग बनेगी वो 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग बनेगी और इससे कितनी बनेगी 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो 5 मेंबर रिंग जो है मोर स्टेबल होती है एज कंपेयर ऑफ 7 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे देखने क्या होने वाला है, यहाँ पे होगा कि इस कार्बन को क्या मिलेगा, इसका अल्फा एच मिलेगा। शुरुआत यहाँ पहले इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो ये कार्बन हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और इस कार्बन को यहाँ पे इसका अल्फा एच मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा OH हो गया, ठीक है। और इस कार्बन से ये CH3 यहाँ पे साइड कंपाउंड यहाँ पे निकला हुआ है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये लिख लिया CH3, ठीक है। अब यहां से और यहां जुड़ेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ पे एक CH2 हमने इस तरह से लिख लिया, है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये तीसरा कार्बन हो गया और ये यहाँ पे चौथा कार्बन हो गया और ये यहाँ पे 5वां कार्बन हो गया। ये है अल्फा कार्बन, इसका एक अल्फा एच यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे CH ही बचेगा, तो यहाँ पे CH है और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस CH के साथ अभी भी क्या है हमारे पास, इस CH के साथ अभी भी यहाँ पे अटैच्ड है, क्या अटैच्ड है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग यहाँ पे फॉर्म होगी और इसको अगर यहाँ पे गर्म कर दिया तो ये OH और यहाँ का H, H2O यहाँ से बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग होगी कुछ इस तरह से, ये 5 मेंबर रिंग होगी। इसमें इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 और इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा, CH3। तो ये और यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये वाला एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली एल्डोल रिएक्शन। तो ये एक एल्डोल रिएक्शन है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो रिएक्शन सीखने वाले हैं एल्डोल के बाद, वो है हमारे पास केनी-जारो रिएक्शन, ठीक है। केनी-जारो रिएक्शन क्या होती है, एल्डोल आपने समझ लिया होगा, इससे वापस रिपीट करके देख सकते हैं अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो, और वहां पे उसे वीडियो को पॉज करके वहां पे आप उसकी मैकेनिज्म को, उसके एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप व्हाट्सएप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां पे इन चीजों को बताया जा सकता है कि अगर चीजों को समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन दैट इज द केनी-जारो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास केनी-जारो रिएक्शन। दिस इज आल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, केनी-जारो's रिएक्शन, है ना, केनी-जारो रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केनी-जारो रिएक्शन जो वो कौन देगा, है ना। अभी तक तो हमने पढ़ा था एल्डोल कौन देता था, जिनके पास अल्फा एच होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि लाइक एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट हैव अल्फा एच, जिनके पास अल्फा एच नहीं होता, गिव्स केनी-जारो, वो यहाँ पे केनी-जारो रिएक्शन देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ऐसे वाले जो एल्डिहाइड होते हैं वो यहाँ पे एल्डोल नहीं देंगे, वो सिर्फ क्या देंगे, केनी-जारो रिएक्शन देंगे। तो ये यहाँ पे केनी-जारो रिएक्शन होने वाली है। इसके भी यहाँ पे 3 टाइप आएंगे। पहला टाइप जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, वो आएगा सेल्फ केनी-जारो रिएक्शन, है ना, सेल्फ केनी-जारो रिएक्शन, सेल्फ CR, सेल्फ केनी-जारो रिएक्शन। तो सेल्फ केनी-जारो रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे हमें ऐसे एल्डिहाइड्स लेने हैं
जिनके पास अल्फा H नहीं होता है, जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये फॉर्मेल्डिहाइड। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं होता, चेक कर लिया जाए। चेक करेंगे, जैसे ये H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H, तो ये ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा H भी नहीं है, मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा H नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट अगर हम कराएंगे, यहाँ पे फिक्स होता है कि 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या होता है, इसमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और यहाँ पे दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होकर के वो क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पे दोनों में 1-1 कार्बन थे, तो इस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे CH3CHO कर सकते हो, CH3CHO की रिएक्शन वापस सॉरी ये नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि इसके पास अल्फा H है, ये नहीं ले सकते हम लोग। हाँ, अब बेंजाइडिहाइड ले सकते हैं, क्योंकि बेंजाइडिहाइड के पास भी अल्फा H नहीं होता। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने ये ले लिया बेटा बेंजाइडिहाइड, और प्लस हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक और बेंजाइडिहाइड लिया, क्योंकि अभी तो सेल्फ ही कर रहे हैं। सेल्फ का मतलब दोनों मॉलिक्यूल जो वो सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे वही सेम 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो वन ऑफ द मॉलिक्यूल विल ऑक्सीडाइज and gives the sodium salt of carboxylic acid of the benzoic acid, and the another molecule will reduce, and after reduce it will gives the benzyl alcohol. So another molecule will gives us the benzyl alcohol. So this is the example of the self Cannizzaro reaction. अब उसके बाद next second जो part आएगा that is the cross की बात करेंगे। तो क्रॉस CR यानी कि क्रॉस Cannizzaro reaction है। क्रॉस Cannizzaro reaction में क्या होगा कि ऐसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लेंगे इनके पास अल्फा H नहीं होगा, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, बेंजाइडिहाइड, और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड। लेने के बाद ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वही 50% NaOH लेंगे, तो वन ऑफ द मॉलिक्यूल विल ऑक्सीडाइज, सो लाइक द benzoic acid will oxidize, so there will be the sodium salt of benzoic acid will be formed, and the another molecule will reduce, so after reduce it will give the CH3OH. So this is the cross Cannizzaro reactions. अब यहाँ पे तीसरा जो हमारे पास आएगा दैट इज द इंट्रामोलिकुलर, है ना। इंट्रामोलिकुलर की बात करेंगे, इंट्रामोलिकुलर Cannizzaro रिएक्शन यानी कि इंट्रामोलिकुलर CR, है ना। यहाँ पे क्या होगा, लाइक हमें एक ऐसे एल्डिहाइड लेना है जिनमें से यहाँ पे दोनों के पास अल्फा H नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये कंपाउंड में ले लिया, इस कंपाउंड का नाम है यहाँ पे ग्लाइऑक्सल, है ना। ग्लाइऑक्सल लेने के बाद इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे, लाइक 50% NaOH के साथ, तो वन ऑफ द पार्ट विल ऑक्सीडाइज, सो गिव्स द COONA, and one of the part will reduce, gives the alcohol. So this is the cross Cannizzaro like intramolecular Cannizzaro reactions. तो यहाँ पे हमने Cannizzaro reactions को डिस्कस किया और देखा कि यहाँ पे सेल्फ भी करा सकते हैं और क्रॉस भी करा सकते हैं और इंट्रा भी करा सकते हैं। दोनों केसेस में एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीडाइज, दूसरा मॉलिक्यूल होता है रिड्यूस। सो दिस इज द Cannizzaro reactions. We will going to discuss the next named reaction, that is the Hell-Wohlhard-Jelinski रिएक्शन, है ना। जैसे HVZ रिएक्शन भी यहाँ पे कहते हैं, Hell-Wohlhard-Jelinski रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, लाइक हम यहाँ पे लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि RCH2 एंड COOH, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेने के बाद इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हैलोजन के साथ, कोई भी हैलोजन और रेड फास्फोरस के मिक्सचर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हेलो एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा पोजीशन पर वहां पे हेलो ग्रुप आ जाता है, लाइक यहाँ पे CH और यहाँ पे X और यहाँ पे COOH। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है। सो दिस इज बेसिकली द Hell-Wohlhard-Jelinski रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप CH3COOH लेते हैं या तो एसिटिक एसिड लेते हैं और इसकी रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन और रेड फास्फोरस के साथ जब वहां ट्रीटमेंट करते हैं तो अल्फा ब्रोमो यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा, मतलब CH2 और यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे COOH, यानी कि अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड फॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज द लाइक Gabriel-Thalamide रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो नेम रिएक्शन दैट इज द Gabriel-Thalamide रिएक्शन। Gabriel-Thalamide, है ना, Gabriel-Thalamide रिएक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे। Gabriel-Thalamide रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Gabriel-Thalamide क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम द अमाइंस।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि थैलामाइड यहाँ पे लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंपाउंड लिया कुछ इस तरह से, और इस कंपाउंड को यहाँ पे कहते हैं थैलामाइड। ठीक है, ये यहाँ पे कंपाउंड ले लिया और दिस इज कॉल्ड द थैलामाइड। ये यहाँ पे जो कंपाउंड लिया हुआ है दिस इज कॉल्ड द थैलामाइड। थैलामाइड लेने के बाद इसकी रिएक्शन हम कराते हैं लाइक इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा वाला होना चाहिए, एक्वेस वाला, सब्स्टिट्यूशन होगा इसका OH और इसका H, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होकर क्या बनेगा, H2O बनेगा, और आगे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा पोटेशियम थैलामाइड, है ना। तो यहाँ पोटेशियम थैलामाइड आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे N, और यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे K पॉजिटिव। दिस इज द पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड बनने के बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। ध्यान रखें कि जब भी आप प्राइमरी और सेकेंडरी लाइक अमाइंस बनाने जाते हैं तो आप इस रिएक्शन को यूज करते हैं, या प्राइमरी अमाइंस बनानी होती है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो X है वो K के साथ यहाँ पे क्या करेगा, KX बना लेगा, और R जो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो वहां पे N अल्काइल यहाँ पे थैलामाइड यहाँ बनेगा, N अल्काइल थैलामाइड यहाँ पे बनेगा इस तरह से, यहाँ पे N और यहाँ पे ये R है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा, इस वाले ग्रुप को तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेंगे। तो हाइड्रोजन मिलने पर ये ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अमाइन में, यानी कि प्राइमरी अमाइन देगा। ठीक है, और इन दोनों को मिलेगा OH। तो OH मिलने के बाद यहाँ पे जो साइड कंपाउंड रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, लाइक यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसको भी यहाँ पे OH मिलेगा, इसको भी OH मिलेगा। तो ये क्या है, ये दिस इज द थैलिक एसिड। तो दिस इज द थैलिक एसिड, है ना। तो एक तो यहाँ पे थैलिक एसिड फॉर्म होगा, एंड दिस इज व्हाट द 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन यहाँ फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज द गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन जो वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन रिएक्शन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है। सो दैट इज द रायमर-टीमन रिएक्शंस। ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है, तो इसे देखेंगे यहाँ पे कैसे होती है। तो अगर रायमर-टीमन रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये एक फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे फिनॉल लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिनॉल लेने के बाद इसकी जो रिएक्शन है वो हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं लाइक CHCl3। क्लोरोफॉर्म लेने के बाद यहाँ पे आप या कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास दोनों में से कोई सा ले सकते हैं। तो जैसे आपने कास्टिक सोडा सॉल्यूशन लेंगे, जैसे कि जिसे NaOH बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब यहाँ पे लेते हैं, और लेने के बाद जब इसे हीट करेंगे, जेंटली जब इसे हीट करेंगे, तो हीट करने पर क्या होता है, यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड जो है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट आपको फॉर्म होता है, लाइक दिस इज बेंजीन रिंग, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CHO। अब वैसे तो यहाँ पे अगर फिनॉल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप आता तो वो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे होता, लेकिन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी है वो OH से ज्यादा होती है, तो फिर इसके रेस्पेक्ट में ये यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे होगा, है ना। तो इसका नाम बेसिकली अगर आप बात करोगे तो इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, है ना। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और इसका खुद का कंपाउंड नाम क्या है, अगर बेंजीन से C6H5 जुड़ जाता है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड जो है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म होता है, जिसे हम लोग बेटा कहते हैं, इसे कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। तो यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड यहाँ फॉर्म होता है, और ये जो रिएक्शन जो होती है बेसिकली ये कहलाती है आपकी रायमर-टीमन रिएक्शन, जिसे इन शॉर्ट RTR भी कहते हैं। तो बेसिकली इस रिएक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो डिपेंड करती है इसके मेजर प्रोडक्ट पर। इसका जो मेजर प्रोडक्ट है इसका यूज मेडिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मेडिसिन को बनाने के लिए किया जाता है। सो दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर यहाँ क्लोरोफॉर्म जो आपने लिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म की जगह अगर हम यहाँ पे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर हम यहाँ पे लेते, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लेने पर यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे फिनॉल लिया, और अगर आप यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की जगह अगर यहाँ पे CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और उस कंडीशन में अगर इसको आप हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी कि CHO ग्रुप जो मिला था उसकी जगह यहाँ पे COOH ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का जो नाम होगा दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलेगा, और इस कंपाउंड को हम यहाँ पे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड और यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड जो है दोनों ही मेडिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, सो इसलिए इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा है।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नेम रिएक्शंस की बात करते हैं और राइमर टीमन्स के रिएक्शन की बात करते हैं, कोलबेज रिएक्शंस। तो हमारे पास नेक्स्ट जो नेम रिएक्शंस है दैट इज द कोलबेज रिएक्शन। तो इसे कभी कभी कोलबेज रिएक्शन कहते हैं या कभी कभी इसे कोलबेज श्मिट रिएक्शंस भी कह देते हैं। तो इसके दोनों ही नाम आ जाते हैं, कोलबेज श्मिट। कोलबेज श्मिट रिएक्शन भी इसे कहते हैं, कोलबेज श्मिट रिएक्शन। और कोलबेज श्मिट रिएक्शंस को इन शॉर्ट हम KSR के नाम से जानते हैं, KSR। और ये राइमर टीमन रिएक्शन से, जिसे इन शॉर्ट हम RTR कहते हैं, राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कोलबेज श्मिट रिएक्शन जो क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो कोलबेज श्मिट रिएक्शन जो है बिल्कुल लगभग RTR जैसी ही होती है, बस इसमें फर्क ये होता है कि अगर हम फिनॉल लेते हैं और फिनॉल को बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, CO2 एंड प्लस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब यहाँ पे लेंगे और लेने के बाद जब इसे हीट करते हैं और एट द लाइक 2 to 4 atm यहाँ पे प्रेशर भी रखते हैं और इसे हीट करते हैं, तो आपको मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में बच्चों यहाँ पे क्या मिलता है, मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मिलेगा लाइक सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड का बनना जो है वो KSR यहाँ पे कहलाता है। सो दिस इज द सैलिसिलिक एसिड। सो KSR और RTR जो है वो अप्रॉक्स लगभग बराबर ही होती हैं, लगभग एक जैसे होती हैं। और ये जो सैलिसिलिक एसिड है वो राइमर टीमन का भी प्रोडक्ट होता है और कोलबेज श्मिट रिएक्शन से उसका भी प्रोडक्ट होता है, तो ये दोनों का ही प्रोडक्ट होता है। तो दीज आर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम द नेम्ड रिएक्शंस। इसके बाद हम जो नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो फ्राइस रीअरेंजमेंट भी काफी हद तक जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फ्राइस जो रिएक्शन है वो फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती है, फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि फ्राइस रीअरेंजमेंट क्या होता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये फ्राइस रीअरेंजमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले एक फिनाइल ईस्टर लेने वाले हैं, फिनाइल ईस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ये मिथाइल कीटोनिक ग्रुप, तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो गया। और यहाँ पे अगर हम फिनाइल ग्रुप ले लेते हैं, सो दिस इज बेसिकली द फिनाइल ईस्टर। तो हमने यहाँ पे फ्राइस रीअरेंजमेंट के लिए जो कंपाउंड लिया हुआ है दिस इज बेसिकली फिनाइल ईस्टर। फिनाइल ईस्टर लेने के बाद अगर इसकी ट्रीटमेंट हम एनहाइड्रस AlCl3 जो कि बेसिकली एक इलेक्ट्रोफाइल है इसके साथ जब कराते हैं, तो यहाँ पे जो मिथाइल कीटोनिक ग्रुप जो होता है इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है। अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा तो इसका हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ऑर्थो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है इस तरह से। यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे इस तरह से फॉर्म होगा। एंड एक प्रोडक्ट यहाँ पे जो मिलेगा दिस इज लाइक OH और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे मिथाइल कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ओवर हियर। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट होगा ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा और मिथाइल कीटोनिक ग्रुप का फिनाइल ईस्टर से ऑर्थो पैरा। वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट और लास्ट केमिकल रिएक्शन, लास्ट नेम रिएक्शन, दैट इज द कार्बेल अमाइन रिएक्शन। दिस इज आल्सो अ मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, कार्बेल अमाइन रिएक्शन। तो कार्बेल अमाइन रिएक्शंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कार्बेल अमाइन क्या करता है वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने सपोज यहाँ पे एक एरोमेटिक अमाइन ले लिया, एरोमेटिक अमाइन ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन ले लें या फिर यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे एलिफेटिक अमाइन भी यहाँ पे ले सकते हो। तो एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन लेंगे और इनकी रिएक्शन जो किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश के साथ कराएंगे। जैसे कि हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया और प्लस यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के साथ यहाँ पे जैसे ट्रीटमेंट कराएंगे तो ट्रीटमेंट करने पर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक फाउलिंग स्मेलिंग कंपाउंड मिलेगा, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड जो कि आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है NC। तो यहाँ पे NC यानी कि फाउल स्मेलिंग कंपाउंड यहाँ पे इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फिनाइल आइसोसाइनेट, दिस इज द फिनाइल आइसोसाइनेट। यहाँ पे फिनाइल आइसोसाइनेट यहाँ पे फॉर्म होगा एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ KCl। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा अल्काइल आइसोसाइनेट, दिस इज आल्सो द फाउलिंग स्मेलिंग कंपाउंड, है ना। तो यहाँ पे आइसोसाइनेट ग्रुप यहाँ पे फॉर्म होता है और इस रिएक्शन को यहाँ पे क्या कहते हैं, कार्बेल अमाइन रिएक्शन कहते हैं। तो आपने देखा कि हमने इस वीडियो में जितनी भी नेम रिएक्शंस थे उन सबको एक एक करके डिस्कस किया। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितनी भी नेम रिएक्शंस है उन सभी को लिख लिख करके याद करना है,
मतलब कोई भी नेम रेसिस जो होती है उसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि पहले नेम रेसिस का नाम तैयार करो, फिर उस नेम रेसिस से यह याद करो कि उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, फिर उस नेम रेसिस को आप राइटिंग में लेके आएंगे, राइटिंग में लेने के बाद उसको थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे कि इस रेसिस से ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, तो वो ध्यान रखेंगे और फिर उनको एक से दो बार रिवीजन करना है। एंड इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में हो सकता है कि ये जो नेम रेसिस है वो बहुत तरीके से पूछी जा सकती है। जैसे कि मान लो एक तो वो डायरेक्टली पूछी जाती है कि आपको डायरेक्टली नाम दे रखा है कि एंड यू हैव टू राइट द इक्वेशन ओनली। सेकंड के कन्वर्जन होगा, उस कन्वर्जन में ये दिया होगा कि आप उस कन्वर्जन को करने के लिए किसी पर्टिकुलर नेम रेसिस का यूज करेंगे। और थर्ड टाइप ये होगा कि एक कन्वर्जन करना होगा, उसमें से पहले तो एक दो स्टेप हुए और उसके बाद कोई एक नेम रेसिस परफॉर्म होगी, तब जाकर के फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा और तब जाकर के आपके नेम रेसिस का यूज होगा। या कभी कभी कंप्लीट द नेम रेशन करने के लिए तो एक रेशन को कंप्लीट करना है, तब जाकर के उस कंप्लीट करने के लिए वो वहां पे नेम रेशंस होगी। यानी कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि नेम रेशंस अपने नाम से ही आए, नाम से आ सकती है, कंप्लीट करने के लिए आ सकती है, लाइक एक कन्वर्जन्स में आ सकती है, तो आपको उनको प्रिपेयर करना है। एंड अगर आपने नेम रेशंस करके रखी हुई है तो कोई भी कन्वर्जन ऐसा नहीं बचता है जिसे आप नहीं कर सकते। यानी कि लगभग 80% पार्ट केमिस्ट्री का बहुत इजी हो जाता है, आप किसी भी कन्वर्जन को बहुत इजी कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई रिएक्शन या कन्वर्जन नहीं आता है, देन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप डायरेक्टली। Thank you for watching this video and best of luck for your examination.